है ग्यामर पादंग जी, मतलब बेसिकली क्या मायने रखता है आपकी लाइफ में? वहाँ पे मनी कल्चर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। वो जब तक उसका ट्रीटमेंट चल रहा था वो सिर्फ इशू को ही लेके कंसर्न था। तो आईसीयू में हमको याद है 17 अप्रैल रात का 11:21 को मुझे कॉल किया था, बट सैडली इतना लेट नाइट कॉल उसको आंसर नहीं कर पाया था, मिस कर दिया था। अभी आप सोच के देखो, यही चीज़ अगर यही ट्रेंड फॉर अनदर 20 ईयर्स कंटिन्यू होगा तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अरुणाचल का जो हालत अभी है और 20 साल के बाद क्या होने जा रहा है, हम लोग शायद हम लोग का सपना में भी इमेजिन नहीं कर सकता है। एक वोटर को 5 लाख भी दिया जाता है। हाँ, तो ये इतना पैसा आप कहाँ से लेके आ रहे हैं? ये पब्लिक का तो पैसा है। ग्यामर पादंग जी के विजन को कहीं ना कहीं छोड़कर अपने पॉलिटिक्स कैरियर में ही ज़्यादा फोकस किया, और क्योंकि आपके क्रिटिक्स ये भी कहते थे कि देखो बाद में तादक नालो जाकर अपना पॉलिटिकल पार्टी ही क्रिएट करेगा, एंड आपने उनके बात को सही साबित कर दिया। Hello everyone, this is me Abhi, and this is our second episode of the Travel Hub Talk Show. And today we have a very renowned personality of Arunachal Pradesh. जब भी सिस्टम के खिलाफ एक मजबूती के साथ आवाज़ उठानी हो तो अरुणाचल के कई नामों में एक नाम सबसे पहले अपनी बात बड़े मजबूती के साथ बड़े स्ट्रांगली सरकार के सामने रखता है, जिसे पूरा अरुणाचल दी एंग्री यंग मैन के नाम से जानते हैं। वेलकम सर तादक नालो जी फॉर कमिंग हेयर। तो आज हम वेरी कैजुअली सवाल जवाब करेंगे। कुछ सवाल थोड़े तीखे हो सकते हैं जो आप अपने अंदाज में दे सकते हो हमें। तो कैन वी स्टार्ट सर? यस। ओके, पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हु इज़ तादक नालो? ओके सबसे पहले थैंक यू सो मच ट्रैवल हब शो। दिस इज़ एन ऑनर। आपने मुझे आपका प्रोग्राम का लायक समझा। आई एम वेरी ग्रेटफुल। और जैसे आपने पूछा है, मेरा नाम तादक नालो है, एंड ये जो हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी था उसका मैं फॉर्मर वाइस चेयरमैन रह चुका हूँ। और अभी का जो हमारा एक संगठन है, एक पार्टी है, अरुणाचल फ्रंटेड ट्राइबल फ्रंट, उसका मैं फाउंडर हूँ, उसका मैं चेयरमैन हूँ। तो इन शॉर्ट, तादक नालो मी, आई एम एन अरुणाचली। मैं यहाँ का निवासी हूँ, मैं दापुरिजो से हूँ। और जो मेरा परिचय है वैसे तो पता नहीं, किसी शायद कोई लोग जानता होगा, कोई लोग नहीं जानता होगा, फिर भी माय नेम इज़ तादक नालो अगेन, एंड थैंक यू सो मच। सर, तो आप वैसे आप बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हो। आपके आगे की लाइफ पूरे लग्जरियस लाइफ थे, आप चाहे तो आप आराम से ज़िंदगी गुजार सकते थे। आपने ऐसा रास्ता क्यों चुना कि आपने पर्सनल एक्सपीरियंस किया कि अरुणाचल को डेवलपमेंट चाहिए, अरुणाचल में चेंजेस लानी चाहिए, तो आप इस तरीके से एक्टिविस्ट के रोल में आप क्या सोचकर आप आए? सबसे पहले मैं ये बात बता दूँ आपका यहाँ में भी आना, आपका प्रोग्राम का भी एक हिस्सा बनना, शायद मैं तो बोलूँगा कि दिस इज़ इन डेस्टिनी। शायद डेस्टिनी मुझे यहाँ तक लेके आया, और जो आगे का रास्ता है वो भी डेस्टिनी ही तय करेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि मेरा दूर दूर तक ऐसा कुछ प्लान नहीं था। तो जब ये पूरा पेपर लीकेज का जो इशू था, उससे पहले भी जब कुछ एग्जामिनेशन रिलेटेड कुछ इशू हुआ था, उसमें भी एज ए कैंडिडेट उसमें हम लोग ने इशू थोड़ा बहुत उठाया था। तो ये जो पेपर लीकेज का वाला जो बात है, ये इसमें भी हम यहाँ में ग्यामर पादंग सर और तेची पुरु सर और उसका टीम का साथ में कभी मेरा ऐसे जुड़ने का कुछ इरादा नहीं था, लेकिन ऐसा जुड़ गया कि इतना दिल से कनेक्टेड हो गया कि वो इशू से हम कभी बाहर निकल ही नहीं पाए। या तो इशू एड्रेस होना है या तो हम वहाँ से पीछे नहीं हट सकते। वो ऐसा एक स्टैंड हो गया। उसके बाद जो या सिस्टम में जो भी चल रहा है, इससे पहले शायद हमको भी इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब हम लोग सिस्टम को करेक्शन करने के लिए, उसको सुधार लाने के लिए हमने जब मुहिम चेहरा, जब आवाज़ उठाया, तो उसमें हम लोगों को पता चला है कि सिस्टम में जो चीज़ के लिए हम लोग निकला था एक ही चीज़ के लिए, लेकिन जब जाके देखा तो देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज़
और ऑलमोस्ट 4 years तक हम लोग संघर्ष किया, या में हमने लड़ाई किया। तो इतना लड़ने के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद एक चीज़ हम लोगों को समझ में आया है कि until and unless there's a political will, यहाँ में कुछ भी चेंज होने के लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो पॉलिटिकल विल जो है, एक चीज़ हम लोगों को ये भी समझ में आया है कि हमारे स्टेट में कोई भी इशू एड्रेस नहीं होने का वन ऑफ द मेजर रीज़न तो ये भी है कि यहाँ में जो मनी कल्चर है इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग, और जो करप्शन एंड मनी कल्चर दिस गो इन हैंड टू हैंड, और ये हम लोगों का एक कल्चर जैसा बन चुका है। हम लोगों का जो यहाँ का जो प्रैक्टिसेस है, हमारा जो जीने का जो एक तौर तरीका है, उसका एक बहुत इंटीग्रल हिस्सा बन चुका है। तो इसीलिए इलेक्टोरल प्रोसेस भी अभी देखा है तो कुछ भी चीज़ यहाँ पे कुछ भी मुद्दा होता है, क्योंकि इसको सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि पॉलिटिकल विल होना है। तो पॉलिटिकल विल तब होगा जब इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो इशू बेस्ड होगा। तो हाँ, कुछ संगठन है यहाँ में कुछ इशू उठा के टू सम एक्सटेंट बहुत मिनिमली उसको रिजॉल्व भी कर देता है, लेकिन जो एक्चुअल जो कंसर्न्स है, द रियल इश्यूज, वो कभी भी यहाँ पे रिजॉल्व नहीं हो पाता है। तो इसका जो मुझे लगा कि इतना डायग्नोस करने के बाद पता चला है कि जब तक इलेक्टोरल प्रोसेस में सुधार नहीं आएगा, जब तक हम इलेक्टोरल प्रोसेस को मनी बेस से इशू बेस्ड में कन्वर्ट नहीं करेगा, तब तक हमारा लड़ाई जो है अधूरा रह जाता है। तब जाके मुझे लगा कि यहाँ पे अगर करना ही है, चेंज करना है तो आपको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। और सिस्टम का हिस्सा आप बाहर में चिल्ला के, बाहर में वो करके, धरना प्रोटेस्ट करके, वो उसका एक लिमिटेशन रह जाता है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तब मुझे लगा कि अगर हमको इसको चेंज करना ही है तो ये इलेक्टोरल प्रोसेस में ही हमको चेंजेस लेके आना पड़ेगा। तब जाके मुझे ये जो आपने जो शुरू में जो पूछा, ये पर्टिकुलर लाइन में जो पॉलिटिकल जो लाइन है, इसमें कदम रखने में मुझे मजबूर किया, मुझे कंपेल किया, बिकॉज हमको लगता है अगर ये चीज़ 20 साल पहले अगर किसी ने किया होता तो शायद हम वो चीज़ को आज बात नहीं कर रहा होना था। लेकिन अभी आप सोच के देखो, यही चीज़ अगर यही ट्रेंड फॉर अनदर 20 years कंटिन्यू होगा तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अरुणाचल का जो हालत अभी है और 20 साल के बाद क्या होने जा रहा है, हम लोग का सपना में भी इमेजिन नहीं कर सकता है। तो इसीलिए आई फेल्ट कि द रियल चेंज जो हमको करना है वो हमको इलेक्टोरल प्रोसेस में ही करना पड़ेगा। और इलेक्टोरल प्रोसेस को आप बस अपील करके या फिर आप दरख्वास्त करके उससे होगा नहीं। आपको ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। सिस्टम को समझने के लिए सिस्टम में घुसना जरूरी है ना। आपको गटर को साफ करना होगा तो आपको गटर में उतरना पड़ेगा। फिर ऐसा तो नहीं है कि सिस्टम में घुसने के बाद भी आप सिस्टम का ही हिस्सा बन जाएगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी यूजुअली रहता है। क्योंकि ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर है ये, इसको तो हम लोग डिनाई भी नहीं कर सकता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अरुणाचल में जो ट्रेंड है, खास करके जो मनी कल्चर, आप इमेजिन करो, यहाँ में एक वोट को 1 लाख से शुरू होता है। वो स्टार्टिंग है, और इलेक्शन का अंत होते होते एक वोटर को 5 लाख भी दिया जाता है। तो ये इतना पैसा आप कहाँ से लेके आ रहे हैं? ये पब्लिक का तो पैसा है, ये करप्शन वाला पैसा है। और यही पैसा अगर इतना खर्चा कर रहा है तो जो भी खर्चा करके लीडर बनेगा, आपको क्या लगता है वो आम जनता का एक्चुअल काम को करेगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। कहीं ना कहीं हम लोग जनता का भी गलती है। एब्सोल्युटली। यहाँ में 2 पहलू है। एक तो आप लीडर को बोल सकता है कि ये लोग पैसा देके वोट को खरीद रहे, और दूसरा हम ये बोल सकता है कि ये वोटर अपना वोट को बेच रहे। तो दैट मीन्स ये दोनों को चेंज करने के लिए अगर करना है तो दोनों में ही करेक्शन होना है। एक तो लीडर ऐसा निकलना है जो बिना पैसा का हम इशू बेस में लड़ सकते हैं। दूसरा वोटर ऐसा निकलना है, हम ये पैसा ऑफर करने से भी नहीं लेगा, लेकिन हमको इशू जो हमारा एक्चुअल कंसर्न है, जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट को लेके जो इशू है, जो हमारा एजुकेशन सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स है, हमारा जो हेल्थ सेक्टर में जो इशू है, और यहाँ में जो एग्जामिनेशन प्रोसेस में इतना गड़बड़ी जो होता है,
उसके अलावा देयर आर सो मेनी ट्राइबल रिलेटेड इश्यूज। तो जब हम इस इशू को मांग करना शुरू करेगा, तब लीडर को भी पैसा उसका ऐसा होना है कि वो जितना भी पैसा फेंके वो फर्क नहीं पड़ना है। फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो लीडर अगर हमारा अरुणाचल का असली इशू में स्टैंड नहीं करेगा तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेगा। ये एक ट्रेंड सेट करना जरूरी है। इसमें जनता भी कंफ्यूज होता है ना समटाइम्स कि हम लोग बिना पैसा का वोट देने से भी ये मिनिस्टर ये एमएलए लोग तो डेवलप करेगा नहीं, पूरा पैसा अपना लिए ही यूज़ करेगा। एंड यहाँ में फिर पॉलिटिशियन का कन्फ्यूजन ये होता है कि अगर हम लोग पैसा नहीं देगा तो इन लोग हमको हरा देगा। तो दोनों ही एक उलझन में रहता है कि कौन सही है कौन गलत ना। ये चलता रहेगा जब तक एक अच्छा पॉलिटिशियन नहीं आएगा ना सर, लाइक दैट। मैं तो एग्जांपल दूंगा, आप एग्जांपल मिजोरम का ही ले लीजिए। मिजोरम में क्या होता है, मिजोरम का पॉपुलेशन कितना है, हम लोग का जितना पॉपुलेशन उसका हाफ है। दैट मीन्स अगर इफ़ वी आर 15 lakhs पॉपुलेशन, वो लोग का 7.5 lakhs है। और आप इमेजिन नहीं कर सकते वहाँ का पॉलिटिकल जो इलेक्टोरल प्रोसेस कैसा होता है। वहाँ पे मनी कल्चर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। आप इमेजिन करो, वहाँ में एमएलए बनने के लिए 10 लाख भी खर्चा नहीं होता है। इसलिए ऐसा क्यों होता है? दैट इज बिकॉज वहाँ का जो वोटर एंड वहाँ का जो लीडर है, दे आर कम्प्लीटली अवेयर अबाउट देयर स्टेट ना। तो आप सोच के देखो, हम लोग का यहाँ में एक एक्सक्यूज ये देता है कि हमारा पॉपुलेशन बहुत कम है इसलिए मनी कल्चर ज़्यादा होता है। दिस इज अ मेजर एक्सक्यूज। लेकिन आप सोच के देखो, मिजोरम जैसे स्टेट जो हमारा पॉपुलेशन का आधा है, वहाँ में मनी कल्चर ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो इमेजिन करो वहाँ पे क्या चलता है। वहाँ पे सिर्फ वोटर लोग क्या मांगता है, वो लोग सबसे पहले लीडर का क्रेडिबिलिटी को देखता है, सेकेंडली उसका आइडियोलॉजी को देखेगा, थर्डली उसका मैनिफेस्टो को देखेगा। तो इसको देखे उस हिसाब से वोटिंग मारता है। हमारे यहाँ में देखो, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को तो आप छोड़ ही दो, यहाँ में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी बिना मुद्दा का भी अगर पैसा कोई फेंकेगा ऐसे जीत जाते। तो दिस ट्रेंड हमको लगता है, मैं भी शायद हम भी एक पागल होके भी बात कर रहा होगा क्योंकि ऐसा लगता है कि मैंने जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ऐसा कोई मार्केट है जहाँ में सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज का मार्केट है, सिर्फ वहाँ पे नॉन वेज ही सब खरीदता है। तो ऐसे जगह में हम एक छोटा सा दुकान खोल रहे हैं, एक वेजिटेरियन वाला दुकान खुल रहा है जैसा लगता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि समवेयर समबडी हैज़ टू स्टार्ट। और मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा। इसमें मेरा एक कहानी है, देयर इज ए स्टोरी, छोटा सा, मेरा नहीं है, देयर इज ए स्टोरी जो मुझे इंस्पायर करता है ऑलमोस्ट एवरी टाइम। एक छोटा सा हमिंग बर्ड का कहानी है। तो ऐसा होता है कि जब जंगल में आग लगता है, आपको पता है कि वाइल्ड फायर जब लगता है तो बहुत बड़ा धमाका सा लगता है और उसको हम रुका भी नहीं सकता है। एक बार पूरा जंगल में आग लगना मीन्स वो इतना स्पीड, इतना रैपिडली फैल जाता है कि उसको रुकाना मुश्किल होता है। तो एक कहानी है जहाँ में ऐसा एक किस्सा था जहाँ में जंगल में बहुत बड़ा सा आग लग जाता है। तो जब जंगल में आग लगता है तो वहाँ का जितना भी जानवर है, जैसे कि हाथी या फिर ये क्या बोलते हैं शेर या फिर जितना भी एनिमल्स है, पूरा अपना जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहा होता है। तो भाग रहा है लेकिन उसी प्रोसेस में, उसी क्याओस में, उसी एक बड़ा सा उसी सब वो दुर्घटना का बीच में एक छोटा सा पक्षी है। दैट मीन्स लाइक एक छोटा सा बर्ड, हमिंग बर्ड, जो हम लोग का लाइक थंब फिंगर का बराबर है, इतना छोटा है। वो छोटा सा बर्ड क्या कर रहा था, सामने वाला पॉन्ड से, सामने वाला जो एक स्ट्रीम है, वहाँ से पानी एक एक बूंद उठा के वो आग को बुझाने का कोशिश कर रहा है। आप इमेजिन करो, वो आग का डेंसिटी, उसका इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है। और हमिंग बर्ड को तो उसको आई थिंक हाफ अ डिस्टेंस मीन्स कुछ डिस्टेंस से भी उसको आराम से जला देगा, उतना इंटेंसिटी का साथ में आग का जो ये है वो जल रहा है। तो फिर भी ये छोटा सा बर्ड, छोटा सा पक्षी जो है वहाँ से कोशिश कर रहा है कि एक एक बूंद उठा के उसमें फेंक रहा है। तो आप इमेजिन कर सकता है कि दिस इज फुलिशनेस। तो उसको पूरा बाकी जो जंगल का जितना भी जानवर है उसको गाली दे रहा है, तुमको क्या मरना है क्या, तुम कर क्या रहा है। तो सब गाली दे के भाग रहा है। फिर भी वो हमिंग बर्ड जो है वो हार नहीं माना है, बार बार उठा के फेंक रहा है एक एक बूंद।
उससे एक्चुअली में कुछ होगा भी नहीं, होगा भी नहीं। फिर भी वो कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो कुछ समय के बाद जब वो हमिंग बर्ड का एफर्ट, परसिस्टेंट एफर्ट को देखा, तो कुछ समय के बाद जितना भी जंगल का जितना भी जानवर है, सबका दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक हुआ कि हम लोग अभी भाग रहे हैं, लेकिन ये आग जो अगर कंटिन्यू हुआ तो हमारा जंगल जो है पूरा जल के राख हो जाएगा। कहाँ भागेगा? हाँ, उसके बाद हम लोग जाएगा किधर? किधर जाएगा? क्योंकि कल को हम बच भी जाता है, लेकिन मेरा जंगल तो नहीं रहेगा। तो ना तो हम कुछ खाने को मिलेगा, ना तो रहने का जगह होगा, मरना ही तो है। ऐसे भी मरना है। तो तब वो लोग का दिमाग में क्लिक हुआ है कि अगर मरना ही है तो इसको हम क्यों फाइट क्यों नहीं कर सकते। तब जाके ये जो जितना भी वाइल्ड एनिमल्स है सब इकट्ठा हो गया, और जो बड़ा बड़ा जानवर जैसे हाथी लोग है, ये लोग जो है, जो नदी का जो डायरेक्शन था उसको बंद करके उसको डायरेक्शन को चेंज करा दिया। वो जहाँ में आग जल रहा था उस तरफ में डायरेक्शन को, पानी को चेंज करा दिया। तो जब ऐसा एफर्ट लगाए, तो पूरा कलेक्टिवली एफर्ट लगाए, तो कुछ घंटे में वो आग को बुझ गया, आग को बुझा दिया। चलो, भले ही वो जो आग जो है वो इमीडिएटली उस समय में भी नहीं बुझा था, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो बुझ गया। तो उससे क्या हुआ कि जितना जलना था जल गया, लेकिन जो रह गया कुछ पोर्शन तो रह गया। तो यहाँ से एक जो इसका जो मेन जो लेसन है, इसका जो मेन इंस्पिरेशन क्या है, वो ये है कि वो छोटा सा हमिंग बर्ड कोशिश करने वाला हो, एक ट्राई करने वाला होना चाहिए। वो छोटा सा हमिंग बर्ड जो कोशिश कर रहा था, वो बाकी जानवर को इंस्पायर किया। तो आज मैं आपका पॉडकास्ट में आके कुछ कुछ बात बोल रहा हूँ, शायद बहुत लोग मुझे सुन के भी हंसेगा कि ये क्या बात कर रहे हैं, बिना पैसा का ये खेलेगा बोलता है, ये करेगा बोलता है, और ये लोग जो बिग शॉट लोग को आप कम्पीट करेगा बोलता है। शायद बहुत लोग हंसेगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि हम जो एफर्ट लगा रहे हैं, दिस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू जो हमिंग बर्ड कोशिश कर रहा है। आप इमेजिन करो, जो जितना भी वोटर्स है, आप अपना ही वोट को कुछ अमाउंट में आप समझौता कर लेते हैं, आप उसको बेच देता है, उसका लास्ट में रोते रहते हैं। लेकिन उसके बाद आउटकम क्या होता है? यहाँ में आप सोच के देखो, पूरा एंटायर अरुणाचल में एक स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल, एक गवर्नमेंट स्कूल का नाम बताओ जहाँ में हमारा बच्चा को पढ़ाने लायक होगा। जो लोग वहाँ में जो पढ़ाता है वो लोग मजबूरन पढ़ाता है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप सोच के देखो, दिल्ली में जो जब आम आदमी पार्टी का जब बना था, उस समय में जो वहाँ का गवर्नमेंट स्कूल का स्टैंडर्ड को आप देखना चाहिए, क्योंकि मैं खुद विजिट किया हूँ। मैं आम आदमी पार्टी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका जो काम किया वाला, बाकी चीज़ को पता नहीं, लेकिन स्कूल को वर्ल्ड क्लास बनाया, वो भी गवर्नमेंट स्कूल। वहाँ में क्या हुआ था कि एक ऐसा ट्रेंड चल रहा था जहाँ में स्कूल जो है कम्पीट कर रहा था, कौन से स्कूल ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैंने कोई था कि पर ईयर 10 लाख, कोई होगा 15 लाख, ऐसा वाला भी चल रहा था। तो उसमें तो हर कोई तो नहीं पढ़ा सके। तो जब ये सरकार जब स्कूल बनाया, वर्ल्ड क्लास स्कूल, उसी के अंदर में सब कुछ, स्विमिंग पूल भी है, हॉर्स राइडिंग का भी है, पूरा फैसिलिटीज है, और वो क्लासरूम भी स्मार्ट क्लास, और वो भी बाद में पता चला तो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल है। तो बाद में क्या हुआ है कि जितना भी प्राइवेट स्कूल्स है, वहाँ का स्टूडेंट लोग को भी, माँ पिताजी वहाँ का स्टूडेंट को निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में डाला है। हाँ, आप इमेजिन करो, हमारा अरुणाचल में सिर्फ 15 लाख पॉपुलेशन है, 15 लाख, और हम लोगों को सेंटर से कितना ग्रांट्स मिलता है, कभी 39,000 करोड़, कभी 40,000 करोड़, उससे तो कम आता भी नहीं। हाँ। जबकि 15 लाख पॉपुलेशन को इतना पैसा से आप फ्री एजुकेशन दे सकता है, फ्री हेल्थ केयर दे सकता है, फ्री पावर सप्लाई दे सकता है, लेकिन किसी को मिलता है फ्री। और यहाँ में ऐसा भी एक स्कूल नहीं है। बाकी बस्ती लोग को भूली जाओ विद इन द कैपिटल, ईटानगर कैपिटल रीजन के अंदर में एक स्कूल का नाम बताओ जिसमें सब कुछ फैसिलिटी हो, जिसमें हम बोल सकेगा कि ये वर्ल्ड क्लास है। नॉट इवन वन। और वो तो भूल ही जाओ, कैपिटल का रोड को ही देख लो, द कंडीशन इतना समय से था ना। तो मेरा बोलने का मतलब ये है ना, बहुत लोगों को लग भी रहा होगा ये थोड़ा ज़्यादा आइडियलिस्टिक बात कर रहा है, लेकिन हमको ऐसा लगता है मिजोरम जैसे जगह में इतना कम पॉपुलेटेड स्टेट है, फिर भी वहाँ में सिर्फ इशू बेस्ड चलता है। उसके बाद बाकी स्टेट है, कुछ स्टेट्स है, जैसे कि स्पेशली द साउदर्न स्टेट्स। तो हमारा यहाँ में अरुणाचल प्रदेश में
हम ये चीज़ को क्यों शुरू नहीं कर सकते हैं? मनी कल्चर बन मनी कल्चर को हम क्यों बंद नहीं कर सकते? क्योंकि मनी कल्चर ही सबसे बड़ा यहाँ का डेवलपमेंट में रुकावट ला रहा है। इसका जो मीन्स हमारा यहाँ का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसका असली रीज़न जो है मनी कल्चर। मनी कल्चर है। मनी कल्चर को आप ऐसे ही मनी कल्चर हतो बोले से कभी नहीं हटेगा। वो कैसे करके हटेगा? वही उसके लिए आपको लीडर में भी ऐसा लीडर निकलना है जो इशू में उतरेगा, पब्लिक का असली जनता का असली इशू में उतर के उसमें काम करेगा। और वोटर भी ऐसा होना है कि हमको अभी पैसा नहीं चाहिए लेकिन मेरा बच्चा के लिए आप स्कूल बना दो, फ्यूचर सेट होना चाहिए, मेरा बच्चा के लिए आप जॉब मेडिकल क्रिएशन सेक्टर कर दो, अच्छा होना चाहिए, मेरा बच्चा के लिए, मेरा हम लोगों के लिए हेल्थ सेक्टर को टिक कर दो। देयर इज नोबडी। तो इसलिए मुझे लगता है कि यूनियन बोलने से तो यहाँ में तो मेरा माता में जितना बाल है उससे तो ज़्यादा ही है। हाँ, लेकिन इसका किसका क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या इशू को सॉल्व करता है वो हम लोगों को पता नहीं, कुछ मालूम नहीं होता। और यहाँ में तो अपोजिशन पार्टी तो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। तो बचा कौन? जो रूलिंग पार्टी। और और रूलिंग पार्टी भी कैसे रूल कर रहा है? वोटर को पैसा दे के रूल उसके बाद वोटर उसको क्वेश्चन भी नहीं कर सकता है। हाँ। तो इसीलिए मुझे लगता है हमारा फ्यूचर जो है वो हमारा हाथ में है, और वो जो आपका जो हाथ में जो एक पावर है, आपका हाथ में जो एक अथॉरिटी है, उसको आप पैसा नहीं लेके उसको इशू बेस्ड में कन्वर्ट करना है, तभी अरुणाचल ग्रो करेगा। यस। इसलिए हमको लगता है कि जो मैंने हमिंग बर्ड का जो कहानी बताया था, दिस इज स्टार्टर। कह सकते कि हम मान सकते कि वो हमिंग बर्ड तादक नालोजी बनने वाले हैं। ऐसा तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन दैट्स एन इंस्पिरेशन जो आई यूज्ड टू ड्रॉ। तो अभी भी ऐसा है, हम लोग यहाँ में कुछ टीम में बैठ के यहाँ में बातचीत कर रहा है, ये भी एक शुरुआत हो सकता है। तो इसलिए आपका जरिए किसी का, आपका ये पॉडकास्ट के जरिए किसी एक को भी ये संदेश जा रहा हो, आई थिंक दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ऑब्वियस बात है, आपने इतना अच्छा से एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ द डिफिकल्टी, व्हाट इज़ द चैलेंजेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो आज के युवा थोड़ा से जागरूक हो चुके हैं, पहले जैसे नहीं, अभी थोड़ा चेंजेस आ चुका है। जेन जी आर चेंजिंग नाउ, तो आपको पता है लोग बदल रहे हैं, तो होप कि बदल जाए और भी। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा हमारा कि आप PAJSC से बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे, है ना। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने, सरकार ने श्री ग्यामर पादंग जी को उनके सेक्रीफाइसेस को समझा और उन्हें एक उनके याद में स्टैचू ऑफ ऑनर बना रहे हैं। तो वो आपके लिए क्या मायने रखता है? इतना लंबे गैप के बाद जब उनके सेक्रीफाइसेस को इम्पोर्टेंट दिया गवर्नमेंट ने, वो आपके लिए क्या मायने रखता है? ग्यामर पादंग जी मतलब बेसिकली क्या मायने रखता है आपकी लाइफ में? ग्यामर पादंग सर का ऐसा है, इसका जो सेक्रीफाइस है, आई थिंक इसको ऐसा रिपीट करने का तो ज़रूरत तो नहीं है, बिकॉज ऑलमोस्ट सभी अरुणाचली को पता है तादक नालो के लिए क्या मायने रखता है। यस। तो एज फार एज जो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से जो ये ऑनर आया है, बहुत लेट से आया है, बट वी वेलकम दिस पॉजिटिव। जो भी वहाँ से आया है, वी वेलकम द इनिशिएटिव, वी वेलकम द जेस्चर। तो ऑन बिहाफ ऑफ पादंग सर्स फैमिली, आई वांट टू से थैंक यू टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और हम तो चाहता है कि ये स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी जो है सिर्फ एश्योरेंस का फॉर्म तक ना रहे, उसको एक्चुअली में भी इम्प्लीमेंट करें और जल्द से जल्द करें। यस, उसको जल्द से जल्द बिना कोई डिले का इसको करना है। तो जहाँ तक एज फार एज जो पादंग सर का जो उससे जो कनेक्टेड था, उससे जो भी हमारा एक रैपो था, पादंग सर को तो बहुत क्लोजली जाना है, खास करके ये पर्टिकुलर मूवमेंट में। इससे पहले तो कभी ग्यामर पादंग का सर कभी नाम कभी सुना भी नहीं था, सुना नहीं लगे। तो ऐसा हम लोग कहाँ से आके, आई थिंक दैट्स व्हाई आई से कि डेस्टिनी ही था जो हम लोगों को एक साथ में लेके आया। तो हम लोगों ने एक मुद्दा को बहुत समय तक लड़ा है, मिलके लड़ा है। तो उसी बीच में अनफॉर्चुनेटली वो बीमार होके हैदराबाद में ट्रीटमेंट के लिए चला गया था। फिर भी वो जब तक उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो सिर्फ इशू को ही लेके कंसर्न था। तो ICU में हमको याद है 17 अप्रैल 2023, दैट मीन्स तकरीबन 3 साल पहले, जब वो ICU में जा रहा था, ICU में दो दिन पहले जाने से पहले रात का 11:21 को मुझे कॉल किया था, बट सैडली इतना लेट नाइट कॉल उसको आंसर नहीं कर पाया था, मिस कर दिया था।
11:46 को उन्होंने फिर मैसेज किया कि उन्होंने ये बताया कि ये स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी को लेके फर्स्ट टाइम उन्होंने जिक्र किया। तो उस समय के बाद हम लोगों का जो लाइफ था वो इट वाज नेवर द सेम अगेन, क्योंकि वो एक मैसेज था, वो हम लोगों का लाइक रोंगटे खड़ा कर दिया कि पूरा अरुणाचल दुखी हाँ, था। तो उसके बाद हमारा ये था कि ग्यामर पदंग सर का जो एक फाइनल विल था, दैट इज़ द स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी, वो किसी भी हालत में बनना है और उसी जगह में बनना है जहाँ में उन्होंने खुद ईयर मार्क किया था ये पर्टिकुलर एरिया को लेके। तो इसीलिए हम लोग का सेंटिमेंट से बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ था। तो चलो लेट से आया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल और हम चाहता है कि ये जल्द से जल्द हो। और जहाँ तक पदंग सर के साथ में जो भी हमारा रैपो था, इट वाज वेरी स्पेशल। हम तो बोलेगा कि हमारे पदंग सर वाज वन ऑफ अ काइंड। क्योंकि ये बात शायद बहुत लोगों को पता नहीं है, क्योंकि जब उसको ये क्वेश्चन पेपर जब मिला था या फिर उसको जो क्वेश्चंस जो मिला था, मैंने तो 5 क्वेश्चन मिला था उसको ना, तो ऐसे नहीं कि ग्यामर पदंग अकेला को मिला है, क्योंकि जो टीचर उसको दिया था, जो ट्यूशन टीचर उसको दिया था सॉल्व करने के लिए, वही ट्यूशन टीचर जो अनदर 4 लोगों को मिला था। लेकिन आपने देखा होगा कि किसी ने भी हिम्मत नहीं किया। तो इसका ये मतलब है कि ग्यामर पदंग सर जो है वो कोई ऑर्डिनरी ऐसा इंसान नहीं था। उसमें जो हिम्मत था, उसमें जो करेज था, उसका जो एक सेल्फलेसनेस था कि वो सोसाइटी के लिए, जो हमारा आने वाला फ्यूचर के लिए यस जो एक कदम उतारा है। क्योंकि उस समय में जो उसका जो बीमार था, ये बीमारी हम लोगों को बाद में पता चला है, लेकिन ग्यामर पदंग सर ये बीमारी से बहुत समय से गुजर रहा था। तो दैट मीन्स वो इशू का जब ऐसा भी एक पॉइंट आया था जहाँ में चाहे तो वो इशू को बेच भी सकता था, उसको इंटिमिडेट भी किया गया, उसको बहुत लोग वार्न भी किया, सोसाइटी का तरफ से भी प्रेशर आया। तो ऐसा करके बहुत कुछ हुआ, लेकिन ग्यामर पदंग सर बिंग ग्यामर पदंग सर उसने कभी भी इशू को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो उसका आखिरी सांस तक वो इशू में ही जुड़ा हुआ था। तो इसीलिए आपने जैसे पूछा कि जो ग्यामर पदंग सर में हमारा जो स्पेशल जो भी कनेक्शन था, इट वाज वेरी स्पेशल। और ही इज़ अ लेगेसी, ही इज़ एन इंस्पिरेशन, और हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, द एग्जाम्पल ऑफ ऑनेस्टी, सेक्रीफाइस एंड करेज। मतलब आज तादक नालो जो भी है सर श्री लेट पदंग सर के कारण ही है ना, क्योंकि उन्हीं ने आपको मोटिवेट किया ये सब में मुद्दा में घुसने के लिए, एक्टिविस्ट आप बने उसके साथ, उनके साए में रहकर। कह सकते हैं हम कि तादक नालो का इंस्पिरेशन वही था। डेफिनेटली कह सकते हैं। लेकिन सर आपके ऊपर एक आपके क्रिटिक्स ये सवाल भी उठाते हैं कि तादक नालो सर ने लेट ग्यामर पदंग जी के विज़न को बीच रास्ते में ही छोड़कर अपना पॉलिटिकल कैरियर में ही ज़्यादा फोकस किया। ये बात कहाँ तक सही है? हमारे जो दर्शक, कुछ क्रिटिक्स आपके भी है जो कहते हैं कि श्री तादक नालो जी ने ग्यामर पदंग जी के विज़न को कहीं ना कहीं छोड़कर अपने पॉलिटिकल कैरियर में ही ज़्यादा फोकस किया। और क्योंकि आपके क्रिटिक्स ये भी कहते थे कि देखो बाद में तादक नालो जाकर अपना पॉलिटिकल पार्टी ही क्रिएट करेगा, एंड आपने उनके बात को सही साबित कर दिया। तो इसमें आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि मैं खुद एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, उसमें तो कोई मैं कोई बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा। लेकिन ये मुद्दा में एज अ पॉलिटिकल फैमिली या फिर एक पॉलिटिशियन का बेटा के हिसाब से हम ये इशू में कभी जुड़ा नहीं था। क्योंकि ये इशू में ओनली एंड ओनली एज एन एस्पिरेंट जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, उसमें भी मैंने 2 बार लिख चुका हूँ। इनफैक्ट एक बार तो हम लोग बॉयकॉट किया था और सेकेंड टाइम हम मेंस तक लिखा था। तो पदंग सर के साथ में जो हम लोग ने जुड़ा, कभी भी हम ये एंगल से कभी जुड़ा नहीं था। इसका रीज़न आप इस हिसाब से भी कंक्लूड कर सकता है, क्योंकि चाहे तो ये इशू में हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता था। बहुत लोग था कि तादक नालो यहाँ में जस्ट पॉलिटिकलाइज करने के लिए आया है, ऐसा करके बहुत एलिगेशन लगाया, लेकिन मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। मेरा तो बस सिंपल से स्टैंड था
आपको जवाब मेरा स्टैंड देगा, मेरा जो एक कमिटमेंट है वो आपको जवाब देगा। हमको मेरा जुबानी से जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा है कि जब हम लोग ये चीज़ को शुरू किया इन द ईयर 2022 से लेके 23, 24 ऑलमोस्ट लाइक 3 साल हम लोग जो है नॉन स्टॉप हम लोग लड़ा है। उसमें सब कुछ करके देखा है हम लोग, रैली आफ्टर रैली, धरना आफ्टर धरना, बंद कॉल भी हुआ, जेल में भी बैठा, उसके बाद इतना कुछ हुआ, उसके बावजूद भी इशू सॉल्व नहीं हो रहा है। फिर आप लोग देखा होगा उस समय का जो भी यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है, किसी का नाम तो मेंशन करना नहीं चाहूँगा, आप सबको पता ही है, किसी ने भी साथ नहीं दिया। इनफैक्ट शुरू में साथ में था लेकिन बाद में छोड़ दिया। तो ऐसा करके एक एक करके सब शायद हो गया, घूम फिर के हम अकेला रह गया। हम और कुछ ग्रुप मेंबर्स था, हम लोग ही सिर्फ रह गया। तो जैसे मैंने शुरू में भी कहा, इतना तो समझ में आ गया कि कुछ भी इशू जब तक इसमें पॉलिटिकल विल नहीं होने से वो इशू सॉल्व होता नहीं। तो इशू ये पॉलिटिकल विल हम कैसे लेके आए, हम यहाँ में कैसे करके इंश्योर करें कि ये इशू सॉल्व हो। तो इतना लड़ने का बाद अभी दोबारा से हम रैली करेगा, दोबारा से धरना करेगा, आपको लगता है इशू सॉल्व होगा? मुश्किल है, तब भी नहीं होगा। तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन बचा क्या है? दूसरा ऑप्शन, या तो आप इशू को छोड़ ही दो, जैसे था वैसे रहने दो, या तो आप इसको एक नेक्स्ट स्टेज तक जाके लड़ो। दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेज तक जाके लड़ने का यही था कि हमको पॉलिटिकल विल लेके आना है, तो हमको उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि जनता अभी आपको साथ देगा उस चीज़ में? तो देखिए, मेरा सोचना अभी जैसे जो आपने बोला है, पतंग सर का जो एक विजन था उसको मैंने कभी भी पीछे छोड़ा नहीं। इनफैक्ट ये पार्टी को भी शुरू करने का भी रीज़न यही था, वन ऑफ द मेन रीज़न ये था कि अगर इसको पॉलिटिकल विल में तब्दील करना है, इसको लेके आना है, तो हमको उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। आई नो दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, ये एक रात में तो होगा नहीं है। तो ये भी एक मेन कारण है, क्योंकि मैंने अभी तक वो इशू को छोड़ा छोड़ा अभी तक, बिल्कुल नहीं छोड़ा है। आप पॉलिटिकल पार्टी में जीत भी जाते हो तो फ्यूचर में तो आप इस मुद्दा को लेकर चलोगे? डेफिनेटली। तो ये भी हम लोगों का एक प्राइमरी मुद्दा है, जिसको शायद बहुत लोगों ने ऑलमोस्ट जो भी स्टेक होल्डर था सब ने बरी कर चुका है ये पर्टिकुलर मुद्दा को। क्योंकि मेरा मानना ये है कि ये मुद्दा अभी तक जिंदा है, इसको बस ज़बरदस्ती इसको जिंदा दफनाने का कोशिश किया जा रहा है। तो आपने जो बोला है कि मैंने ग्यामर पतंग सर का जो विजन था उसको छोड़ के मेरा अपना एक पार्टी बनाने का जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो पूरा एक्चुअली में, देखो बहुत लोगों का बोलना था कि ये पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल लाइन से पॉलिटिक्स खेल के इसमें इसको पॉलिटिकलाइज कर रहा है। अगर इसको पॉलिटिकलाइज करना होता या फिर इसको एक पॉलिटिकल लाइन में ले जाना होता तो हमको क्या करना था? हमको ये करना था कि हम इशू को बेच देना था। जो यहाँ में स्टेट में जो अथॉरिटी किसका पास है? सरकार का पास है। तो सरकार तो चाहेगा कि इशू कॉम्प्रोमाइज हो। ऐसे करके तो मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन को तो चुप करा दिया। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चुप हो तो हम तो चुप नहीं बैठा है। तो उससे क्या पता चलता है कि हम पॉलिटिकलाइज नहीं किए, हम इसमें मेरा कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं था। ये इशू में जो एक प्योरिटी का साथ में जुड़ा था, उसी प्योरिटी का साथ में आज भी स्टैंड है। ये बाद में I'll say it with complete conviction। वो लोगों को बातें पता चल जाएगी। और दूसरा बात ये है कि अभी आप जैसे बोला है कि मेरा पॉलिटिकल ये एंगल था या फिर जो पार्टी का ये था, एक्चुअली में पॉलिटिकल पार्टी बनाने का कुछ भी ऐसा कुछ था ही नहीं। वो हम लोग का दूर दूर तक प्लान नहीं था। लेकिन यहाँ में देखा है कि ये इशू को यहाँ का कोई भी पार्टी जो है उठाने के लिए रेडी नहीं ना। ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी तो कर नहीं रहा है, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी में भी देयर इज नॉट इवन अ सिंगल पार्टी जो ये इशू को उठाने के लिए रेडी है। अभी आप सोच के देखो, सिर्फ पार्टी को भी छोड़ो, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जो APPAC पेपर लीकेज इशू को जो अनरिजॉल्व है उसको रिजॉल्व करेगा बोलने। एक अभी तक भी कोई नहीं आया ना। आप बता के देखो, आपको भी पता होगा। अभी तक कोई नहीं। तो आप सोच के देखो, दैट मीन्स ये इशू को कोई करना ही नहीं चाह रहा है। समवेयर वो लोग को भी कॉम्प्रोमाइज करके रखा हुआ है।
तो दैट मीन्स अभी ये इशू में अगर कोई खड़ा है अभी भी, तो दैट मीन्स आई स्टिल स्टैंड फॉर दैट इशू. तो मेरा पादंग सर को जो उसका जो विजन था उसको मैं अभी तक उसको कभी भी छोड़ा नहीं. लेकिन आपका जो डिमांड था, टोटल डिमांड 13 थे आपके इनिशियली. यस, 13 डिमांड में से आपका कितना पूरा हुआ और कितना नहीं हो सका? और वो क्या हुआ आपकी डिमांड का? आज तक किसी को नहीं पता कि क्या हुआ उस डिमांड का. एक्चुअली ऐसा है, ये डिमांड काफ़ी टेक्निकल है, कुछ डिमांड ना. तो वो 13 पॉइंट्स में से एक पॉइंट ऐसा था कि जो बहुत आपस में एक मतभेद हो रहा था, एक मीन्स मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था, मिसकम्युनिकेशन हो रहा था, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट चल रहा था. वो था नल एंड वॉइड. हाँ. वो नल एंड वॉइड पॉइंट को हमने डिसकंटिन्यू किया है 13 पॉइंट्स में से. उसके बाद 12 पॉइंट्स को हम लोग रखा है. तो वो 12 पॉइंट्स में से ऐसा तो नहीं बोलेगा कि सरकार ने कुछ नहीं किया है. डेफिनेटली वो लोग कुछ किया है, ऐसा तो मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा. लेकिन जो मेन पार्ट है उसको तो सरकार अभी तक किया नहीं है. तो उसमें से कौन सा है? एक तो जो भी एक्यूज इन्वॉल्व था उसका टर्मिनेशन तो मैक्सिमम का अभी तक जो हुआ है वो अभी तक टर्मिनेशन हुआ नहीं है अभी तक. यस. दूसरा बात ये है कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो हम लोगों को एक लॉलीपॉप दिया था, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट आप इमेजिन करो 3 साल ज़्यादा हो गया, अभी तक ट्रायल प्रोसेस ही शुरू नहीं हुआ है. और तीसरा बात यह है कि यहाँ में CBI ईडी तो आया ज़रूर है, लेकिन उन लोगों ने कभी भी एक भी अरेस्ट नहीं किया. और जो ऑलरेडी अरेस्टेड था उन लोगों का ऊपर में जो चार्जशीट बनना था वो भी कंप्लीट नहीं. उल्टा तादक नालों का ऊपर चार्ज. हाँ, हम लोग ऊपर में उल्टा केसेस लगा रहे. और तीसरा बात ये है कि यहाँ में जैसे कि ये इशू के जरिए यहाँ में हम लोगों ने देखा था कि लेत्तुमी गंगक सर का भी डेथ हुआ इन मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस. कोई बोलता है मर्डर है, कोई बोलता है सुसाइड है, लेकिन आज भी हम लोगों को पता नहीं कि एग्जैक्टली हुआ क्या. तो देयर इज़ नो अपडेट. और ये भी बात यह है कि जो 1 मैन इंक्वायरी कमेटी हम लोगों ने जो मांगा था, जो हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी था, तो वो हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी जो है 1 साल पहले कंप्लीट हो चुका है. लेकिन अभी भी उसका रिपोर्ट जो है सरकार पब्लिक नहीं कर रहा है. उसके अलावा यहाँ में जितना भी एक्यूज थे, आई मीन खास कर नो एक्यूज नहीं, जो यहाँ पे प्रोटेस्टर था, उन लोगों के ऊपर में जितना भी केसेस है उसको विद्रो करेगा बोला था. अच्छा. उल्टा विद्रो करने के बजाय उल्टा एक्स्ट्रा केस भी लगा दिया और चार्जशीट भी बना दिया. मतलब आपका डिमांड पूरा हुआ नहीं, आज तक हुआ नहीं है, बिल्कुल होगा भी नहीं. तो शायद फ्यूचर में तादक नालो सर MP बन जाएंगे तो शायद ये मुद्दा उठ सकता है, अदरवाइज तो लगता है कि होगा. तो यहाँ में देखिए, ये सिर्फ तादक नालो का इशू नहीं है, या फिर ये ग्यामर पादंग सर का सिर्फ इशू नहीं है, या फिर तेचिपुरु सर का सिर्फ इशू नहीं है. मेरा बोलना ये है कि अगर ये इशू रिजोल्व होता है, ये पूरा एंटायर अरुणाचल का, अगर रिजोल्व नहीं होता है उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी हमको ही भुगतना पड़ेगा. तो यहाँ में जो हम लोगों ने मुद्दा चेरा है, डेफिनेटली चेंजेस तो आया है, इसको मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि नहीं आया है. यहाँ में जैसे कि जो एग्ज़ाम्स हो रहा है, बहुत लोगों को हम देखा है जो एक्चुअली में डिज़र्विंग है और जो जेन्युइन है, अभी बहुत लोगों का नाम दिखाई दे रहा है. तो हम लोगों का मानना ये है कि अगर ये हमारा जो लड़ाई है, हमारा मुद्दा है, इससे अगर किसी एक का भी भला होता है, कोई भी एक कैंडिडेट बिना पैसा देके अगर प्योरली ऑन मेरिट वो रिक्रूट हो रहा है, दैट इज़ एन अचीवमेंट फॉर अस ऑल्सो. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा प्राइमरी डिमांड्स था वो अभी भी अनरिजॉल्व है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है. ऐसे सुनने में आया था कि ऐसे रूमर्स था यहाँ की गवर्नमेंट रेडी था आपके साथ आपके कुछ डिमांड को पूरा करने का, पर आप लोग ने ही बीच में वो छोड़ दिया, समथिंग लाइक ऐसा कुछ रूमर्स था. ये सच है ना गलत है? ये बिल्कुल गलत है. मतलब सरकार कुछ पॉइंट को लेके रेडी थे. देखिए, सरकार जो है पूरा का पूरा पॉइंट को सॉल्व करने के लिए हम लोग को रिटर्न एश्योरेंस भी दिया है. अच्छा. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सरकार जो है अपना ही रिटर्न एश्योरेंस को फुलफिल किया नहीं. ऐसा भी हो सकता है तादक नालो ने बीच में छोड़ दिया, स्ट्रॉन्ग फेस ने बीच में छोड़ दिया, तो गवर्नमेंट भी ढीला हो गया. देखिए, हम लोग जो है 2022 से लेके 2024 वहाँ तक ऑलमोस्ट लाइक 3 साल हम लोग कंटिन्यूसली लड़ा है. तो 2023 का फरवरी में उन लोगों ने एश्योरेंस दिया था, फरवरी 2023 में,
कि हमारा जितना भी इशू है उसको रिजॉल्व करेगा। उसके बाद हम लोग वेट किया, एटलीस्ट 6 महीना तक वेट किया कि सॉल्व तो करेगा, फिर भी वो लोग किया नहीं है। फिर हम लोग 2023 का पूरा साल हम लोग लड़ा है, 24 को लड़ा है। तो अब सोच के देखो, हम लोग तो इशू से पीछे भागा नहीं, और वहाँ से कभी भी उसके बाद गवर्नमेंट का तरफ से कुछ आया नहीं। वो बस एश्योरेंस दिया था 18 फरवरी 2023, लेकिन उसके बाद देयर वाज नो कम्युनिकेशन फ्रॉम देम। कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। आप लोगों ने फोर्स लगाया था कि शायद बात करें आपने दोबारा? देखा है, डेफिनेटली हम लोग मल्टीपल टाइम्स, किया आई ना? थिंक और एन नंबर ऑफ टाइम्स, कुछ रिस्पॉन्स नहीं था। कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। उल्टा यहाँ में ऐसा था कि यहाँ का जितना भी, उसके बाद आप सिस्टम को समझ गए ना। हाँ, यहाँ का जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर पार्टीज है, CBOs है, सबका सब साइड हो गया। साइड हो गया। उसके बाद सरकार भी ऐसे हो गया कि उल्टा हम लोगों का इशू को सॉल्व करने के बजाय हम लोगों को उल्टा सप्रेस करने लग गया। ऐसा तो हुआ था। तो इसलिए आपने जो र्यूमर सुना है ये बिल्कुल गलत र्यूमर सुना है, उल्टा उसका ऑपोजिट है। अच्छा। हम लोग बार बार गया है सरकार के पास, तो सरकार उसको सॉल्व करने के बजाय उल्टा हम लोगों को सेंट्रल जेल में भी रखा है। ओके। तो तादंग नालो जी, दूसरा जो मेरा एक सवाल है कि आप जो 80-20 रेशियो के बारे में बहुत खुलकर बात करते हो और बहुत स्ट्रांगली अपना बात रखते हो, है ना, तो 80-20 रेशियो क्या है, आप प्लीज़ हमारे यंग जनरेशन को बताएं। 80-20 रेशियो जो ऐसा है, आई थिंक बहुत लोगों को पता नहीं है। जो एग्ज़ाम लिखता है और जो ये सब में पार्टिसिपेट करता है उन लोगों को पता होता है। यूजुअली जो एग्ज़ाम कभी लिखा नहीं है उन लोगों को पता नहीं होता है। 80-20 रेशियो जो ऐसा है कि ये एक रिजर्वेशन पॉलिसी है अरुणाचल प्रदेश का, और ये रिजर्वेशन पॉलिसी जो है 1990 से चलते आ रहा है। तो इसमें ऐसा है कि 80% जो है, फॉर एग्जांपल APPSC या फिर APSSB जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, उसमें वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो सपोज 100 है, तो 100 में से 80-20 के हिसाब से 80 पोस्ट जो है वो APSC के लिए रिजर्व है, लेकिन 20 पोस्ट जो है वो अनरिजर्व है। अनरिजर्व का मतलब ये कि हमें APSC भी इसको क्लेम कर सकता है, नॉन APSC भी क्लेम कर सकता है। तो हमारा मानना ये था कि 1990 का समय में ये पर्टिकुलर पॉलिसी जो था वो उसका एक महत्व था, माने उसका जो एक सिग्निफिकेंस था, क्योंकि उस जमाना में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था, इतना सारा पोस्ट खाली था लेकिन कैंडिडेट नहीं था। लेकिन 1990 से लेके अब 2026 में ऑलमोस्ट लाइक कितना साल हो गया, 36 ईयर्स, 36 डाउन द लाइन आप सोच के देखो आज क्या सिनेरियो है। लिटरेसी रेट 70 पार हो चुका है। हाँ, लिटरेसी रेट भी काफ़ी उठ गया है, और प्लस यहाँ में पढ़ा लिखा इतना ज़्यादा हो गया, क्वालिफाइड वाला कैंडिडेट्स ना, आज 10 पोस्ट के लिए भी 20,000 कैंडिडेट्स आता है। और ऐसा भी होता है कि MTS पोस्ट के लिए भी PhD स्कॉलर को भी अप्लाई करना पड़ जाता है। इसका ये मतलब है कि इतना सारा पढ़ा लिखा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बहुत हाई है। तो इसीलिए ये जो 80-20 का जो एक रिजर्वेशन पॉलिसी रखा है, इसको ख़त्म करना है। और इसको कैसे करके ख़त्म करेगा, हमने बोला है कि ST and PRC को मैंडेटरी करना है। तो ये बात को हम लोगों ने चेरा है, और मेरा मानना ये है कि हमारा टीम का भी मानना ये है कि ये चीज़ को एटलीस्ट 10-15 साल पहले इसको चेंज कर देना चाहिए था। पर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जैसे पंजाब में भी लागू किया था कि 75% को 75% सिर्फ वहाँ के जो लोकल है उनको देना है, और बाकी जो है वो होंगे ओपन कैटेगरी में। तो नहीं लगता कि ये थोड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि 100% देंगे, क्योंकि बहुत से लोग यही पले बड़े हैं जो नॉन APST है, तो उनके साथ थोड़ा सा ये इनजस्टिस नहीं हो जाता है जो इसका जो कॉकटेल है। देखिए, यहाँ में ऐसा है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल का जो एक बात है, अगर आप इसमें क्वेश्चन मार्क रेज करता है तो हम बस कुछ एग्जांपल्स देगा। जैसे कि आप मिज़ोरम पब्लिक सर्विस कमीशन का ही आप उसका रिक्रूटमेंट रूल्स को देख लो। वहाँ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 3 चीज़ें। एक तो वहाँ का आप वहाँ में वो लोग क्या मांगता है, आप वहाँ में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपका पास PRC होना पड़ेगा। सेकेंडली आपका पास वहाँ का ST सर्टिफिकेट होना पड़ेगा। तीसरा आपका पास ये है कि आपको वहाँ में मिज़ो लैंग्वेज आपको जानना पड़ेगा। ये 3 क्राइटेरिया का वजह से बाहर से कोई आ ही नहीं सकता। तो दैट मीन्स क्या, वो लोग 100% नहीं बोल रहा है, लेकिन 100% तो है कि नहीं। आप सोच के देखो, कोई बाहर से नहीं आ सकना, मीन्स वहाँ का जितना भी पोस्ट है वो तो सिर्फ मिज़ो के लिए तो 100%
रिजर्व है ना, सेम अप्लाइज इन मणिपुर। मणिपुर में भी सेम है। हाँ, मणिपुर में भी क्या मांगता है वो लोग, जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज को मांगता है, दैट इज आइदर मैटी, और वहाँ का जो कुकी जो लैंग्वेज है ना, हाँ। वो मांगता है, दैट इज फर्स्ट। सेकेंडली आपको मणिपुर का परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए। तो उसका मतलब क्या है, आप मणिपुरी नहीं होने से आप वहाँ में एग्जाम दे ही नहीं सकते। तो उसका मतलब ये है कि वहाँ में भी 100% है। 100% है। सेम अप्लाइज इन असम ऑल्सो। असम तो 100% ट्राइबल स्टेट भी नहीं है। हाँ। असम में क्या क्या मांगता है पता है, वहाँ में असमिस लैंग्वेज मांगता है, चाहिए। उसके बाद वहाँ पे वहाँ का पीआरसी मांगता है, उसके बाद वहाँ का 2 मिसाल सर्टिफिकेट मांगता है। 2 मिसाल और पीआरसी में अंतर है। पीआरसी मतलब ये है कि आप यहाँ का नहीं होने से भी आप यहाँ में बहुत समय से रह रहे हैं, तो आपका पास पीआरसी हो सकता है। आप परमानेंट रेसिडेंट हो सकता है वहाँ का 2 मिसाल नहीं होके भी, समझ रहे ना। लेकिन असम में वो लोग जो पीआरसी भी मांगता है, 2 मिसाल सर्टिफिकेट भी मांगता है, और असमिस लैंग्वेज, सिर्फ असमिस सिर्फ लैंग्वेज नहीं, उससे जो एसोसिएट लैंग्वेज है ना, क्योंकि असम में भी कुछ कुछ ट्राइबल्स है, उन लोगों के ट्राइबल लैंग्वेज को भी वो लोग एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इनकॉर्पोरेट किया है। तो मैं बस कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। और सेम इज द केस विद नागालैंड, सेम इज द केस विद सिक्किम। ओनली अरुणाचल लेफ्ट आउट। सिर्फ अरुणाचल ही रह गया जहाँ में हम लोग मीन्स 80:20 वाला रेशियो बना के रखा है। तो इसलिए मेरा बोलना ये है कि जब बाकी स्टेट में ऐसा कर सकता है, तो अरुणाचल प्रदेश में हम किस शुभ अवसर को वेट कर रहे हैं। एंड इट इज़ हाई टाइम, अगर इसको आज करेक्शन नहीं करेगा, इन द नेक्स्ट 20-25 ईयर्स इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो बहुत कैटेस्ट्रॉपिक होने जा रहा है। ओके, तो अगर 100% हो जाएंगे तो हम जो हो जाओ, होप क्या बिलीव करते हैं कि आपके लीडरशिप में शायद 100% भी हो जाएंगे, तो आपको लगता है कि मेडिकल सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में भी ऐसा होना चाहिए? ये जो 80-20 का जो बात है हमको ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन में तो ये तो 100% होना है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि यहाँ में कुछ कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ में अभी भी एपीएसटी का इतना एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं है। जैसे कि यहाँ का जो R&D सेक्टर में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर ना, उसके बाद यहाँ पे जैसे कि जियोलॉजी का कुछ कुछ सेक्शन है, स्पेशली साइंटिफिक ये रिसर्च लोग को लेके, और भी कुछ कुछ सेक्टर है जहाँ में अभी भी हमारा जो लोकल जो है एलिजिबल लोकल्स नहीं है। तो उसके लिए हम कुछ कुछ एक्सेप्शंस रख सकता है। लेकिन एज फार एज जैसे आपने जो पूछा है टीचिंग एंड हेल्थ सेक्टर में ना, एजुकेशन एंड हेल्थ, मेरा बोलना ये है कि अगर नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट होने से क्यों नहीं करना है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि क्योंकि हमारा यहाँ का जो टीचिंग जो एक फैकल्टी लोग का जो एक मीन्स पहला सा जो ट्रेंड है कि नॉन एपीएसटी लोग यहाँ में ज़्यादा अच्छा से पढ़ाता है, ये फैक्ट को हम भी डिनाई नहीं कर सकता है। देयर आर केसेस, देयर आर इंस्टांसेस, देयर आर एरियाज जहाँ में नॉन एपीएसटी जो है वो लोग ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ में एपीएसटी का कैंडिडेट नहीं है। वी डू हैव द एपीएसटी कैंडिडेट्स ना, जो बस हम उसको ये क्या बोलता है कि वो सही प्लेटफॉर्म नहीं दे पाता है। आई मीन उसको जो जगह मिलना चाहिए वो नहीं होता है। क्योंकि अभी आप देख सकता है, अभी जितना भी ऑफिसर्स बन रहा है या फिर जो भी रिक्रूट हो रहा है, मैक्सिमम लेस देन 30 ईयर्स का भी है। क्योंकि वो लोग बहुत फ्रेश ग्रेजुएट लोग हैं या फिर फ्रेश मास्टर्स किया वाला। तो अभी ये यंग ब्लड आ रहा है। अभी जब ऐसा हो गया, अभी एक्चुअली अरुणाचल जो है एक ट्रांजिशन पीरियड में है। इसमें ओल्ड भी है, यंग भी है। तो धीरे धीरे करके ओल्ड को यंग लोग रिप्लेस कर रहा है। तो इसलिए यहाँ का जो एजुकेशन सिनेरियो और हेल्थ सिनेरियो में भी मुझे लगता है कि हाँ, कुछ कुछ जगह में तो डेफिनेटली ज़रूरी होगा। जो ऑलरेडी चल रहा है उसको तो हम नहीं हटा सकता है। लेकिन हाँ, जो अभी इसके बाद जो आएगा उसके बाद तो हम लोग जो है फ्रेश ग्रेजुएट और जो एपीएसटी है उन लोगों को ही हम लोग प्रेफर करते हैं। ओके सर, तो दिस इज आवर ये सेक्शन भी यहाँ खत्म होता है सर। वी विल गोइंग टू नेक्स्ट सेक्शन। यस एब्सोल्युटली। तो रिगार्डिंग आपसू से एक दो क्वेश्चन। कंफर्टेबल सर? नहीं, एनीथिंग। ओके सर, ये रूमर्स है या लोगों के कानों में सुना है कि हम सब ने भी सुना था कि तादोंग नालो आपसू प्रेसिडेंट की रेस में हिस्सेदार है। तो क्या ये रूमर्स है या सच में भी आप उसमें इन्वॉल्व थे?
अपसू इलेक्शन तो एक्चुअली हो चुका है। हो चुका तो है। अभी तो ये बात को मैं उस समय में भी बोला था। एक्चुअली जब हम लोग ये इशू में भी जुड़ा था तो हमारा मानना ये था कि स्टेट का सबसे बड़ा स्टूडेंट सेंट्रिक इशू APPSC पेपर लीकेज इशू से कोई बड़ा नहीं हो सकता है। सर क्वेश्चन इज दैट कि आप उस हाँ में रेस में थे। आई एम कमिंग टू दैट ना। और दूसरा बात ये है कि स्टूडेंट सेंट्रिक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्या है? आपसू। दैट इज अपसू। लेकिन 2022 में APPSC पेपर लीकेज का जब खुलासा हुआ था, हम लोगों को अपसू किस हिसाब से हम लोगों को फेल किया है, वी हैव सीन। ओके। सिर्फ फेल नहीं किया है, हम लोगों को सप्रेस भी किया है सरकार का साथ मिलके। ओके। तो सर तो उसके बहुत बड़ा बाद एलिगेशन है। हाँ एब्सोल्युटली, मैं तो उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए भी रेडी हूँ। ओके सर। तो मेरा बोलना ये है कि जब ऐसा जब सिचुएशन आता है तो हमको दुख लगता है कि हमारा स्टेट में ऐसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद भी स्टूडेंट सेंट्रिक इशू को क्यों सॉल्व नहीं कर पाया। तो ये हम सिर्फ 2022 में बोल के नहीं, 2014 में भी देखा है, 2017 में भी देखा है, जब आप लोग कुछ नहीं किया था, उल्टा स्टूडेंट का अगेंस्ट में उल्टा करा किया। तो जब 2026 में जब अपसू इलेक्शन आया, तो बी वेरी ऑनेस्ट, आज मैं आप सबका सामने में बता दूँ, एक्चुअली मैं ऑलरेडी बोल भी चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से बता दूँ, दूर दूर तक मेरा कोई अपसू से लेना देना नहीं था। क्योंकि हम लोग अपसू को गाली देके घूम रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ, हम लोग वो अपना ड्यूटी क्यों नहीं कर रहा, बल्कि हम लोग गाली देके घूम रहा था। लेकिन हमको याद है, आई थिंक इट वाज ऑन एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं है, मार्च में था शायद, 5 मार्च को था ना 3 मार्च को था, ऐसा कुछ था। तो उसमें अर्ली मॉर्निंग यस, कोई हमको एक भेजा था कि नालो सर आप ये के लिए अपसू के लिए उतरा है क्या बोल के ना। अच्छा। तो हम भी शौक हो गया, अरे ये कौन बनाया बोल के ना। क्योंकि उससे पहले हम भी पता नहीं ये कौन बनाया। हाँ। समबडी आई थिंक कोई सपोर्टर ही, कोई ये लोग ही बनाया है, तो हमको भेजा है। तो हम सोचते रहे ये किसने बनाया है, क्योंकि र्यूमर तो चलते रहते हैं, हम उसको इतना सीरियसली भी नहीं लिया। हाँ। चलो, क्योंकि यहाँ में क्या क्या मीम नहीं बनता है। हाँ। कुछ ना कुछ बने तो हर चीज़ को तो आप एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते ना। आर वेरी डेंजरस। तो ऐसे करके तो वो दिन में हमको भेजा है, लेकिन वो जो है सोशल मीडिया में ऑलरेडी एक दिन पहले सर्कुलेट हो चुका था, लेकिन मैंने देखा नहीं। जब हमको कोई पर्सनली भेजा था तब हम देखा है। उसके बाद इतना सारा कॉल आना शुरू हो गया, हम भी पागल होने वाला था। आई थिंक 3 या 4 दिन में आई मस्ट हैव रिसीव्ड मोर देन 1000 कॉल। शायद इतना कॉल हम लाइफ टाइम में एक साथ में कभी रिसीव नहीं किया है। अच्छा। आधा नंबर्स तो हम खुद भी नहीं पहचानता है। और इनफैक्ट TLC रीजन लोग से भी कॉल आ रहा है, वहाँ में तो मेरा कुछ भी लेना देना नहीं, किसी को पहचानता भी नहीं। और अलग अलग बेल से, जैसे आदि बेल से, गालो बेल से, निशी बेल से, हर डिस्ट्रिक्ट से बहुत लोग कॉल कर रहा है। उसमें कोई फॉर्मर अनसू प्रेसिडेंट लोग भी कॉल कर रहा था, अपसू प्रेसिडेंट लोग भी कॉल कर रहा था, फॉर्मर लीडर्स लोग भी कॉल कर रहा था। वो लोग सब एक ही बात बोल के कि आप प्रेसिडेंट आ रहा है क्या। इनफैक्ट सिर्फ आ रहा है क्या वो पूछा नहीं है, वो ये भी बोला है कि आप जैसे भी आओ। हम ऐसे हो गया, हम तो कभी सोचा नहीं प्रेसिडेंट आएगा बोल के। ये मेरा दूर दूर तक मेरा बकेट लिस्ट में ही नहीं था, मैंने आउट ऑफ इमेजिनेशन। क्योंकि आप सोच के देखो, APPSC पेपर लीकेज वाला मूवमेंट में जुड़ने से पहले हम कभी भी ऐसा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऐसे स्टूडेंट बॉडीज़ में मेरा दूर दूर तक लेना देना भी नहीं है। ना कोई DSU में, ना कोई इनफैक्ट कॉलोनी का ऑर्गेनाइजेशन में भी हम कोई जुड़ा भी नहीं, हमको पता भी नहीं तो क्या होता है कैसे, वो भी हमको मालूम नहीं। तो शुरू में तो हम इतना ध्यान नहीं दिया है, लेकिन जब इतना कॉल आने लग गया, इतना मैसेज आने लग गया, मैसेज भी हमको लगता है नॉट लेस देन 800 to 850 मैसेजेस ना। वो भी सिर्फ मेरा व्हाट्सएप का बोल रहा है, मैसेंजर में तो आधा अभी भी नहीं खोला है। इतना सारा मैसेजेस, इतना सारा कॉल्स आया देना, तब हमको सोचने में मजबूर कर दिया। आदमी लोग इतना बोल रहे हैं तो शायद हम में कुछ देखा होगा कि स्टूडेंट के लिए इतना लंबा समय तक स्टैंड किया है। मे बी दे हैव सीन माई इंटेग्रिटी ना, मे बी दे हैव सीन माई परसिस्टेंस। तो उसको सोच के वो लोग उम्मीद करके हमको कॉल कर रहे हैं।
तो तब हमको सोचने में मजबूर कर दिया, अरे अगर ऐसा बात है तो कॉन्टेस्ट करके देखने में भी क्या है। अच्छा। तब जाके मेरा दिमाग में क्लिक हुआ, लेकिन उससे पहले मुझे आइडिया भी नहीं। फिर मैंने सोचा कि कॉन्टेस्ट कर भी लेता है बोले, इसका क्या प्रोसीजर है, हमको पता नहीं। मतलब आप इन्वॉल्व थे? नहीं, इन्वॉल्व थे मीन्स वो 3 दिन 4 दिन का बाद तब मुझे सोचने में मजबूर किया है कि हाँ, करना चाहिए। हाँ करके देखने में क्या है। तो मैंने उसमें पूछताछ किया, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का किसी लड़का लोग को रीच आउट करके वो लोग को पूछताछ किया था कि यहाँ में कॉन्टेस्ट कैसे करते हैं, क्या क्या प्रक्रिया कुछ भी नॉलेज नहीं था कुछ ना? आइडिया नहीं। हाँ। तो उन लोगों का बोलना ये था कि सर आप सबसे पहले बाय लॉ को देख लो बोला। बाय लॉ में जो अमेंडमेंट था, आई थिंक द तीसरा पॉइंट जो मुझे लगता है जो करना चाहिए, दैट इज जो बाय लॉ है उसी में एक ऐसा प्रोविजन डाल दो ना, जहाँ में अगर कोई कैंडिडेट किसी वोटर को खरीद रहा है उसको डिस्क्वालीफाई करने का एक प्रोविजन होना चाहिए। दैट मीन्स चलो इट माइट साउंड अ बिट इम्प्रैक्टिकल, लेकिन अगर रेडिकल चेंज करना है बोलने से आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, स्मॉल स्टेप लेना ही पड़ेगा शुरुआत से। एक कदम तो आपको लेना पड़ेगा। दैट मीन्स फर्स्ट इज द एज फैक्टर, जो एज है, आई मीन एक पर्टिकुलर एज लिमिट तक तो रखना है। आपका हिसाब से कितना होना चाहिए? मेरा हिसाब से हमको ऐसा लगता है कि 35 इयर्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए। हाँ, फिर ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना छोटा भी नहीं होना, लेकिन हाँ ट्राइबल स्टेट है तो एट द मैक्स 37-38 तक हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हमको ऐसा लगता है 35 इज द अप्रोप्रिएट एज। कितना से बन सकता है? 18, आई थिंक ये कम से कम तो ऐसे कोई वो नहीं है। होगा ना? आई थिंक ऑफ कोर्स दे हैव टू बी ग्रेजुएट ना। अच्छा, ग्रेजुएट तो होना है। और दूसरा बात ये है जो वोटिंग राइट्स है, वोटिंग राइट्स को आप क्लास 12 एंड अबव को जितना भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस है ना, उसमें वो लोग को वोटिंग राइट्स दे देना है। तीसरा ये है कि बाय लॉ में ही एक क्लोज ऐसे लगा दो जहाँ में जिसका तहत अगर कोई कैंडिडेट वोटर खरीद रहा है तो अगर उसको प्रूव कर सकता है तो वो कैंडिडेट जो है डिस्क्वालीफाई हो जाना है। अगर आपसे कुछ ऐसा बाय लॉ बनाएगा, ऐसे रेजोल्यूशन पास करेगा, तो आप सोच के देखो मनी कल्चर कहाँ से प्रैक्टिस होगा। हाँ, ये है। जितना जैसे आपको या फिर कोई आप जैसा कोई आदमी को हटाने के लिए बायलो में चेंज किया तो चेंज कर सकता है, इजी है कहने का मतलब, तो इजी है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगर आप आपसे प्रेसिडेंट बन जाते तो आप यही चेंजेस लाते या फिर कोई दूसरा मुद्दा जो आप बहुत स्ट्रांगली आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़े होते, वो कौन सा मुद्दा होता? देखो, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है क्योंकि मैं आपसे प्रेसिडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन हाइपोथेटिकली अगर मुझे बना था, चलो बोलने में बहुत आसान है, हम ये करना था वो कर देना था। सबसे पहले तो यहाँ में आपसू प्रेसिडेंट लोग जो इतना पैसा खर्चा करके आता है उन लोगों के लिए थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है कुछ बात बोलना ना। लेकिन हाँ, सबसे पहले तो अगर मेरा ये बार भी अगर इलेक्शन के लिए पॉसिबल होता तो मोस्ट प्रोबेबली हम कॉन्टेस्ट करना था तो बिना पैसा का ही करना था। तो बहुत लोग हंसेगा कि बिना पैसा का तो आप तो करप्ट से हारना था, जो वहाँ में जो नोता है ना, नोता से भी कम जाना था बोल के ना, ऐसे बोलने वाला भी सेक्शन होगा, वो भी पॉसिबल है। तो हाइपोथेटिकली या फिर प्रैक्टिकली अगर होता भी तो मोस्ट प्रोबेबली आई वुड हैव कंटेस्टेड ऑन इशू, नॉट ऑन मनी। दूसरा बात यह है कि मेरा इशू को हम एकदम स्पेसिफिक रखेगा और उसको हम टाइम फ्रेम का साथ, जैसे कि सपोज हमको एक इशू सॉल्व करना है, फॉर एग्जांपल मेरा n नंबर ऑफ इश्यूज है, लॉट्स ऑफ इश्यूज। फॉर एग्जांपल हमको विसल ब्लोअर एक्ट बनाना है, हम बोलेगा इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ्स का समय देगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। दैट मीन्स हम गवर्नमेंट को भी उतना ही समय देगा। आप इतना में कर दो, अगर नहीं करेगा तो देन वी आर गोइंग टू टेक द कोर्स ऑफ एक्शन, जो भी करना है ना। वो पहला मुद्दा होना था आपका, मीन्स हम जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं। लाइकवाइज देयर आर, जैसे अलग अलग इशू है ना, तो वैसा ही यहाँ में जो इशू है इसको हम टाइम लाइन दे के, कुछ इशू जो इमीडिएटली हो जाएगा, कुछ इशू जो समय लगेगा। तो हाइपोथेटिकली अगर अपसू प्रेसिडेंट होता, आई मीन ये कोई छोटा बच्चा लोग बोल रहा है जैसे भी साउंड कर रहा है, लेकिन हाँ मेरा तो एजेंडा बहुत क्लियर होना था कि इतना समय में हमको सॉल्व करना है। आई थिंक ये सजेशन मैंने खुद भी पब्लिकली मेरा फेसबुक पेज में भी बोला था कि एक
जो भी कैंडिडेट आता है अपना मैनिफेस्टो को बहुत क्लियर रखना है, और मैनिफेस्टो को जो भी ऑब्जेक्टिव और भी जो भी पॉइंट्स आप लेके आए उसको टाइम स्पेसिफिक करना है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हम चकमा आजों को सॉल्व करेगा लेकिन हम उसके लिए 20 साल लेगा, ये तो नहीं बोल सकता ना। आपका टेन्योर सिर्फ 3 साल का ही है, तो 3 साल का अंदर में आप कौन कौन से इशू जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो मेरा जैसे सीरियस इशू बोलने से तो जो स्टेट का जो सीरियस बर्निंग इश्यूज है उसमें से तो आर्टिकल 371H वुड बी द प्राइमरी इशू फॉर मी। तो प्लीज़ सर आप 371H को एलोबरेट करके बताइए ताकि आम जनता को सिंपल लैंग्वेज में, जैसे आपका टैलेंट है। ओके नहीं, आर्टिकल 371H ऐसा है कि ये जो एक ऐसा स्पेशल प्रोविज़न है जो अरुणाचल प्रदेश के लिए रखा है, तो ये प्रोविज़न का अंदर में, ये पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में 2 प्रोविज़न है। एक प्रोविज़न ये है कि मिनिमम 30 MLS होना है स्टेट में। दूसरा प्रोविज़न ये है कि यहाँ में जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने से जो फाइनल जो स्पेशल पावर जो है ये गवर्नर को दिया गया है। अच्छा, तो ये स्पेशल प्रोविज़न है बोलता है, लेकिन एक्चुअली में ये स्पेशल प्रोविज़न नहीं है। ये हम लोगों को कंट्रोल करने का उन लोगों का मशीनरी है। दैट मीन्स क्या है, जहाँ में मिनिमम 30 MLS होना है बोला है, हाँ, वो तो होना ही है। दैट इज़ नॉट इवन ए स्पेशल प्रोविज़न, वो तो हर स्टेट में है। लाइकवाइज अगर सेकेंड ने ये बोलता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने से गवर्नर को स्पेशल पावर दिया है, तो गवर्नर को पावर देना एक्चुअली में हम लोग के लिए हानिकारक है। हाँ, जो हमारा इंडिजिनस इनहेबिटेंट है ना, हाँ, गवर्नर का कंट्रोल का मतलब क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हम लोग को कंट्रोल करना सेंट्रल से गवर्नर। हाँ, क्योंकि गवर्नर को कौन भेजता है, प्रेसिडेंट भेजता है। और प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट इज कंट्रोल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। एंड हु इज प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इज द यूनियन गवर्नमेंट। इन शॉर्ट हम खुद को सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने में सरेंडर करके रख चुका है। Whereas if you see Article 371A of Nagaland, Article 371G of मिजोरम, ये दोनों आर्टिकल में जो प्रोविज़न है ना, वहाँ में सोशो इकोनॉमिक कल्चरल जो राइट्स है वो अपना जो कंसर्न स्टेट है वो लोग प्रिजर्व कर सकता है। जैसे कि मिजोरम अपना कस्टमरी लॉ बना सकता है, अपना लैंड को वो लोग ऑन कर सकता है, अपना रिसोर्सेज को ऑन कर सकता है। और जो वो लोग लॉ बनाएगा स्टेट के अंदर में, पार्लियामेंट में जो एक्ट बनेगा वो भी असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, आर्टिकल 371G में वो प्रोटेक्शन है, लेकिन आर्टिकल 371H में बताओ ये कहाँ का प्रोटेक्शन है। ये उल्टा हम लोगों को, हम खुद को सरेंडर करके ना कंट्रोल करने, हाँ, हम खुद को जेल में रख के हम जेल का ताला का चाबी हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं। वो जो बोलेगा वही मानना। हाँ, वो जब खुलना चाहेगा खुलेगा, जब वो उसको लॉक करना चाहे वो लॉक करेगा। दैट इज दी आर्टिकल 371H। तो हम अगर अपसू प्रेसिडेंट होता, या फिर मेरा जो पार्टी का भी एजेंडा तो वही है, हम तो बोलेगा आर्टिकल 371H को सबसे पहले अमेंड करना है इन एट पार विद आर्टिकल 371A ऑफ नागालैंड एंड आर्टिकल 371G ऑफ मिजोरम। तो आई थिंक वो है आर्टिकल 371H बोलने से। अच्छा, तो जैसे आपने पूछा है, जो हाइपोथेटिकली जो पूछा है, देयर आर एन नंबर ऑफ इश्यूज। जैसे अभी ILP का जो इशू चल रहा है, हाँ, लेकिन पहले एक ही जानना था कि फास्ट मुद्दा क्या होगा, जो ये 371H ही था ना सर। एब्सोल्युटली। होप कि आपका इस पॉडकास्ट के माध्यम से यंग जनरेशन को पता चला होगा कि 371H में एक्चुअली है क्या, है ना। बस किताब में रटने से नहीं होता है, उसका मीनिंग को भी समझना होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर। एब्सोल्युटली। ओके, तो डू यू हैव एनी फेवरेट आपसे प्रेसिडेंट? कोई है आपका आपसे प्रेसिडेंट फेवरेट या था कोई? देन फेवरेट एक्चुअली में इससे पहले तो हम लोग आपसू को इतना जानता नहीं था, लेकिन जब से जाना है बोलना मुश्किल है, फेवरेट बोलना मुश्किल है ना, क्योंकि हम तो यही बोलेगा। जब आई थिंक आई हैव कम टू नो अबाउट आपसू फ्रॉम 2014-15 ऑनवर्ड्स, उससे पहले तो हम लोग कभी आपसू को जाना भी नहीं था। तो जब 2000 मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ, 2014 में जब इतना बड़ा हंगामा हुआ, आई थिंक उसमें भी पेपर लीक का इशू था। पेपर लीक का इशू था। GS2 का पेपर, क्वेश्चन पेपर जो है एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले ऑलरेडी सर्कुलेट हो रहा था। तो उस समय में एक एस्पिरेंट था, उजुम पेरिंग बोल के,
उन्होंने इतना ज़ोर शोर से इशू उठाया, इनफैक्ट 72 आवर्स का हंगर स्ट्राइक भी किया, लेकिन उस समय का आपसू जो है चुप पिन रहा। ड्रॉप साइलेंस। हाँ, चुपचाप था। उसके बाद 2017 में आया। 2017 में जब इतना बड़ा सा हंगामा हुआ, जैसे किंग कप स्कूल का बाहर हाँ, में, वहाँ में हुआ। और वही एग्ज़ाम था जहाँ में चांदनी होटल का एपिसोड हुआ और उसी में ये मिनोती बोरंग वाला इशू था। हाँ, तो वो एग्ज़ाम में क्या हुआ कि जब इतना बड़ा हंगामा चल रहा था, अपसू जो है स्टूडेंट का आवाज़ को नहीं सुन के उल्टा उन लोगों का क्या निर्णय था, उन लोगों ने ये बोला है कि सरकार को ये अपील किया है कि जो प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रोटेस्ट करने वाला का रिंग लीडर्स को पकड़ो, बोले अरेस्ट करो बोले। अच्छा, अपसू का ऑर्डर था ये? हाँ अच्छा, फास्ट अब भी सुन रहे हैं हम। हाँ, तो उस समय में अपसू में कौन कौन था मैं तो नाम लेना वो नहीं तो सबको चाहूँगा। पता चल ही जाएगा। उसके बाद 2022 में आया जब APPSC पेपर लीकेज हुआ, क्यों यहाँ में जब अपसू का जो रोल था, शुरू में इशू को तो बहुत ज़ोरदार से उठाया अपसू अंशु के साथ और एस्पिरेंट्स के साथ, तो बीच रास्ता में इशू को चोरा तो है ही है, लेकिन चोरने के साथ साथ एस्पिरेंट्स को भी सप्रेस करना शुरू किया है सरकार का साथ मिलके। तो मैं ये एग्जांपल्स इसलिए ले रहा हूँ, बाकी इशू भी है, लेकिन APPSC फियास्को का ही बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट का सबसे बड़ा स्टूडेंट सेंट्रिक इशू जो है APPSC पेपर लीक या फिर APPSC फियास्को सबसे पहले अपसू स्टैंड लेना चाहिए था। और स्टेट का सबसे बड़ा स्टूडेंट सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन अपसू है। स्टूडेंट का सबसे बड़ा इशू को स्टूडेंट का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उसको नहीं करके उसका अगेंस्ट जाता है। तो हम इसमें कैसे बोलेगा कि मेरा फेवरेट कौन है। लेकिन पास्ट में कौन था क्या था वो तो हमको पता नहीं, लेकिन हाँ सुनने में ऐसा सुनता है कि लेट डाइंग एरिंग सर वाज द फाउंडर ऑफ दिस, को फाउंडर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ना। तो उस जमाना में तो हम लोग तो था भी नहीं है, लेकिन हाँ इतना लंबा समय तक ये इसका लेगेसी चल के आया, तो दैट मीन्स दोस फोर फादर्स जो है बहुत विजनरी होके ऐसा फाउंडेशन ले करके रखा था। चलिए, ये पॉइंट भी ये व्यू भी हमने सुन लिया आपका। तो ये सेक्शन भी हमारा यहाँ ख़त्म होता है, तो वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन जो आपके मिशन 2029 पर होगा सर। तो ये मिशन 2029 वाले क्वेश्चन में कुछ थोड़े से मतलब डिबेट हो सकते हैं, मैं थोड़ा 1-2 क्वेश्चन काउंटर करूँगा इफ़ यू डोंट माइंड। एब्सोल्युटली। ओके सर। तो पहला क्वेश्चन ये था कि आपने अपना पैन अरुणाचल ज्वाइन स्टीयरिंग कमेटी को आपने छोड़ा, फिर आपने अपना नया रीजनल पार्टी शुरू किया, क्या था सर, AFTF, ट्राइबल फ्रंट, यस AFTF। आपने उसको शुरू किया। आपको क्या ज़रूरत लगा कि आपको पॉलिटिकल पार्टी चलाना है, और साथ में क्या आप प्रेजेंट जो रीजनल पार्टी है PPA और जितने भी नेशनल पार्टी है यहाँ पर, क्या आपको लगता है कि दे आर नॉट कैपेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इसलिए आपने अपना नया पार्टी शुरू किया? एक्चुअली हाँ, जब ये मूवमेंट चल रहा था और 2024 का इलेक्शन आते आते हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि हमारा जो मुद्दा है, पेपर लीकेज का जो मुद्दा है, वो कहीं में भी इलेक्टोरल मुद्दा नहीं बन रहा है, और कोई कैंडिडेट भी नहीं उठा रहा है, ना कोई पार्टी उठा रहा है। तो तब हम लोग को रियलाइज़ हुआ है कि इसमें अगर कोई नहीं उठाता है तो हम लोग में से हम लोग को ही उठाना पड़ेगा। वो एक बात है। दूसरा बात ये है, जैसे मैंने आपने आर्टिकल 371H के बारे में बोला, ऐसा ही हमारा अरुणाचल में देयर आर नंबर ऑफ लाइक इंडिजिनस इश्यूज, ट्राइबल इश्यूज, जैसे कि ऑफ कोर्स आर्टिकल 371H तो है ही है, और जो अभी इनर लाइन परमिट सिस्टम का जो बात कर रहा है, देखिए मेरा तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको रूट को चेंज करना पड़ेगा। रूट किधर है? बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, हमको उसको चेंज करके रेगुलेशन को एक्ट में कन्वर्ट करना है। और जो ILP में जो पनिशमेंट है ना, आपको पता है पनिशमेंट कितना है? नहीं सर, यहाँ में जेल टाइम भी नहीं है। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपया या 1000 रुपया सिर्फ लेता है। हाँ। आप यहाँ में 15 साल भी बिना ILP कर रहा हो ना, सिर्फ आपको 500 रुपया या 1000 ही लेगा। इज दैट ए पनिशमेंट? नो नो नो। 1873 में ये पनिशमेंट हो सकता था, क्योंकि उस जमाना में 500 रुपया का कीमत था। अभी इतना साल, इतना सेंचुरीज निकल गया, 500 में अभी आपको कुछ मिलेगा? हमको 500 रुपया फाइन लेगा तो हम तो खुशी 5,000 दे देगा। आप लोग भी साथ में चाय पी लो, एक साल बैठने दो यहाँ में। हाँ, तो मेरा बोलना ये है कि मेरा पार्टी फॉर्म करने का रीज़न ये भी था कि जैसे मैंने बोला है BAFR,
बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन को एक्ट में कन्वर्ट करना है, अच्छा, और ILP में जो पनिशमेंट है उसको अपग्रेड करना है। अपग्रेड करना है। दैट मीन्स इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बना है जो टेम्पररी है ना। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक टेम्पररी प्रोविजन है। इसको जैसे तलोपोतम हम लोगों का ऊपर में 144 ऐसे लगाता था ना, जैसे लगाता वैसे हटाता था, क्योंकि उसका पास पावर है। ओके ओके, दैट मीन्स वो पावर जो है उसको किसी को पूछने का जरूरत नहीं पड़ता है। ऐसा ही BFR भी ऐसा है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन भी ऐसा प्रोविजन है जिसको एक रेगुलेशन बना के रखा है, और उसको चाहे तो कभी भी हटा सकता है बिना किसी का कंसेंट। जैसे कश्मीर का 370 को हटाया ना, आर्टिकल 370 को, हाँ। कल को यहाँ में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन को हटाएगा बोले से ना, ऐसे हटा सकते। लेकिन सर उसके लिए तो सेंट्रल इंटरेस्ट होना पड़ेगा ना, स्टेट इंटरेस्ट से तो थोड़ा मुश्किल ही लगता है ये। लेकिन आपको सेंट्रल का इंटरेस्ट होने से ही तो ये चलेगा। जैसे 371 में तो सेंट्रल का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, तो आपको लगता है सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल जैसे जगह को उन लोग इतना इंटरेस्ट दिखाएगा? नहीं, रीज़न तो अभी आपका क्वेश्चन में ही है। हाँ। जैसे आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा ना कि क्या कोई दूसरा पार्टी सक्षम नहीं है क्या कि इशू को उठा सके, हाँ, उठा सकते, सॉल्व कर सके। हाँ। मेरा बोलना ये है कि सक्षम तो डेफिनेटली शायद होगा, लेकिन विल नहीं है, क्वेश्चन तो किसी ने उठाया नहीं है, ये बात है। अच्छा, दूसरा बात ये है कि जैसे मैंने जो रीजनल इश्यूज़ का जो बात कर रहा हूँ, ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन हो, आर्टिकल 371H हो, हमको पता है स्टेट गवर्नमेंट से पॉसिबल नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से पॉसिबल है। उसको हमको फाइट करने के लिए, वो बात को उठाने के लिए, अगर आपको लगता है, आपको क्या लगता है ये इशू को कभी यहाँ का जो रूलिंग पार्टी है वो कभी उठाएगा? अभी तो इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट कभी भी नहीं उठाएगा, कभी भी नहीं उठाएगा। एक्चुअली में ऐसा है ना, जब डबल इंजन का सरकार बोलता है ना, तो उसका रीजन, उसका मतलब ये है कि आपको जो चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को भी पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता है, और जब दोनों को पता है तो पॉलिटिकल विल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन यहाँ में तो ऑपोजिट हो रहा है। हमारा यूनियन गवर्नमेंट जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है 15-20 साल से यूनियन मिनिस्टर बन के बैठ रहा है, लेकिन कभी भी आर्टिकल 371H का बारे में नहीं बोलते। कभी भी यहाँ में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के बारे में नहीं बोलते। कभी भी यहाँ में रेफ्यूजी को जस्ट चकमाजों को यहाँ से भगाएगा बोलते हैं, सिर्फ बोलता है। कैसे भगाएगा भाई, नहीं बताते ना। हाँ, और उसका परमानेंट सोल्यूशन है वो भी नहीं बताता है। और लाइकवाइज यहाँ में हम लोग जो है 6 शेड्यूल का भी इशू है। हाँ। जैसे लद्दाख में चल रहा है ना क्वेश्चन सर। यस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक रीजनल पार्टी जो है, आपने बोला है कि यहाँ में स्टेट में भी ऑलरेडी रीजनल पार्टी है और सेंट्रल पार्टीज लोग का साथ वो लोग भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इनफैक्ट हम तो चाहता है कि अगर कोई करना चाहता है तो करे, लेकिन कर नहीं रहा है, प्रॉब्लम ये है। तो इसको हम इंश्योर कैसे करें? इसको करने के लिए किसी ना किसी को तो आवाज़ उठाना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो ऑल्टरनेटिव बनना पड़ेगा। तो उसी आवाज़ के लिए आपने अपना पार्टी फॉर्म किया। तो रीजनल इशू को बात करने के लिए आपको एक इंडिजिनस आवाज़ भी होना पड़ेगा, स्ट्रांगली। तो अनफॉर्चुनेटली, सैडली, जो यहाँ के रीजनल पार्टीज है बहुत समय से सैडली वो लोग ये सब इशू में खरा नहीं उतर पाया है। तो वैसा ही सेंट्रल पार्टीज़ का बोलने से हम तो एक्चुअली अभी भी थोड़ा उम्मीद करता है कि क्योंकि डबल इंजन का सरकार है और हमारा ही रिप्रेजेंटेटिव जो है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, नो डाउट क्यों नहीं होगा, चाहेगा तो बिल्कुल होगा। लेकिन मेरा सवाल है कि ये चाह क्यों नहीं रहा है? 2-3 रीज़न हो सकता है। एक तो हम लोग का बीच में भी अवेयरनेस नहीं है, हाँ। दूसरा ये कि हम उसको मांग भी नहीं रहा है, हाँ। और तीसरा ये कि वो खुद भी नहीं कर रहा है, जबकि उसको पता है स्टेट को क्या ज़रूरत है, वो खुद से करना चाहिए, हाँ। क्योंकि स्टेट का यूथ ही जब नहीं मांग रहा है, जब खाना कोई मांग ही नहीं रहा है तो वो देगा भी क्यों, मांगना पड़ेगा ना। तो अभी मेरा रीजनल पार्टी फॉर्म करने का रीज़न भी यही है। हम निकला था APPSC पेपर लीकेज को लेके, लेकिन जैसे बोलता है ना, हम यहाँ में चाय पीने के लिए आया था एक रेस्टोरेंट में, लेकिन रेस्टोरेंट में घुस के देखा तो खाने का चीज़ इतना सारा सामान है, हाँ। वैसा ही हम APPSC पेपर लीकेज इशू को लेके निकला था, हाँ। लेकिन जब सिस्टम में घुसा देखा है तो इतना सारा इन नंबर ऑफ इशूज़ है, हाँ। तब हमको लगा कि देयर इज़ अ नीड फॉर अ रीजनल वॉइस हेयर, जो अपना यहाँ का इंडिजिनस जो इशू है, ट्राइबल इशू है, उसमें हम आवाज़ उठा सके और उसको हम सबका बीच में एक इलेक्टोरल मुद्दा बना के उसको खड़ा कर सके। अच्छा, चाहे तो आप कोई भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता था और कोई भी पार्टी आपको खुशी खुशी ले लेना था उस समय, जो प्राइम में है आप कोई भी ले लेगा, लेकिन आपने अपना चुना क्योंकि आप उन सब से अलग से
जो डिमांड है अरुणाचल का प्रॉब्लम से उसको खुद सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि अब बाकी पार्टी पर आपको इतना ट्रस्ट नहीं है और देख कर भी आया है इतने सालों से, है ना सर। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप 2029 में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर किरेन रिजिजू के अगेंस्ट में अरुणाचल वेस्ट से आप एमपी के कैंडिडेट बनना चाह रहे हो, एम आई राइट सर, इज दैट ट्रू? यस। आप क्या ये बस एक पॉलिटिकल स्टंट है या फिर आप पूरा 2029 को लेकर रेडी है, पूरा बैकअप है आपके पास? जैसे मैंने बोला है मेरा सिंपल सा फंडा है, मेरा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। हमने इनफैक्ट 2024 का इलेक्शन जैसे ख़त्म हुआ, जैसे हमारा ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू सर जो है दोबारा शपथ लिया एज यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, और ये बार तो उसको वो मिनिस्ट्री मिला जो हम लोग का है। दैट मीन्स माइनॉरिटी अफेयर्स एंड वी आर माइनॉरिटी, नॉर्थ ईस्ट पूरा आ जाता। यस। तो 2024 में जैसे इलेक्शन हुआ, इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024 में हमने किरेन रिजिजू सर को एक लेटर लिखा है, रिप्रेजेंटेशन लिखा है। हमने ये बताया है कि द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो है, खास करके वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, आपको 4 टाइम्स मौका दिया है। दिस इज़ द 4th टाइम एंड 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम, आई मीन लाइक आपको 3 टाइम्स कॉन्जिक्यूटिव मिला है। तो दैट मीन्स यू विल बी इन पावर फॉर 20 लॉन्ग ईयर्स, और वो 20 ईयर्स में से 15 साल आप यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है। चाहे तो क्या नहीं कर सकते। हाँ, जैसे कि ये लेटर को हमने तपेरगांव सर को नहीं लिखा, ये लेटर हमने नाबम रेबिया सर को नहीं लिखा, लेकिन ये लेटर हमने यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर किरेन रिजिजू सर को लिखा है, क्योंकि उसका पास अथॉरिटी है इसको लेके आने का। तो हमने ये रिमाइंड किया है कि इन योर 4th टर्म, यहाँ में अभी तक तो आपने किया नहीं है, बट इन द बिगिनिंग ऑफ द टेन्योर इटसेल्फ, जैसे 2024 इलेक्शन ख़त्म हुआ, क्योंकि 24 से लेके 29 तक 5 साल का समय है, तो हमने रिजिजू सर को ये लिखा है कि यहाँ का जो अहम मुद्दा है, जैसे कि आर्टिकल 371H उसको अमेंड कराना ना, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन को उसको एक्ट में कन्वर्ट करके ILP का जो पनिशमेंट है, जो पेनल्टी, उसको अपग्रेड करने के लिए बोला है। तीसरा हमने बोला है कि यहाँ का रेफ्यूजी क्राइसिस, चाहे वो चकमा हजों का इशू हो, चाहे वो तिब्बतन रेफ्यूजी का इशू हो, उसको वंस एंड फॉर ऑल सॉल्व करने के लिए हमने मांग रखा है। उसके अलावा हमने बोला है कि अरुणाचल प्रदेश को 6 शेड्यूल का अंदर में लेके आना है। तो उसके अलावा हमने जो बाउंड्री इशू है, क्योंकि असम अरुणाचल बाउंड्री इतना डिस्प्यूट चलते रहते हैं, व्हाई कांट यू कम अप विद अ परमानेंट सॉल्यूशन? तो लाइकवाइज ऐसे और भी इशू है। तो इसका बेसिस में हमने रिजिजू सर को लिखा है कि आपको सरकार ने, आई मीन आपको जनता ने और 5 साल का समय दिया है, और बाय गॉड्स ग्रेस द यूनियन गवर्नमेंट जो है आपको फिर से यूनियन कैबिनेट में मौका दिया है। आपने पिछले 15 साल में जो चीज़ नहीं कर पाया, ये 5 साल में करके दिखाइए, हमने ये बोला है। अभी 2026 आ गया 2 साल निकल चुका है, लेकिन भी वहाँ से कुछ अपडेट नहीं, ना एक शब्द निकल रहा है, ना कुछ आउटकम दिखाई दे रहा है। उसी के चलते आप तो हमारा बोलना ये है कि 29 तक अगर रिजिजू सर अगर नहीं करेगा ये सब डिमांड में, तो आपका ऑल्टरनेटिव बन के, आपका चैलेंजर बन के हम तो आना पड़ेगा। दिस ओपन चैलेंज। यस, अगर आप करता है इन दिस वॉट एवर रिमेनिंग टाइम है, आज अभी 2026 है, अभी भी टाइम है, 29 तक अगर इसको सॉल्व कर देता है, कॉन्टेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं, आपको दोबारा अनअपोज मिल जाएगा। ओके हम तो उल्टा अपील करेगा कि रिजिजू सर को कोई कॉन्टेस्ट भी मत करो। अगर कर देता है तो मेरा जो आपने जो बोला है पूरा रेडी है या फिर पॉलिटिकल स्टंट है, ये पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है। ओके मेरा बोलना ये है कि 5 साल पहले अपना कैंडिडेचर कौन डिक्लेयर करता है, वो भी है एंड दैट टू अगेंस्ट आप जो ऐसा शख्स के सामने जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, हर तरीका से कैपेबल है, स्ट्रॉन्ग है। यस और मेरा तो बोलना है कि उसको चैलेंज करने के लिए या तो आप
आपका पास बहुत सारा पैसा होना पड़ेगा, या तो आपका पास में बहुत सीरियस मुद्दा होना पड़ेगा। और मेरा पास पैसा तो नहीं है, सिर्फ मुद्दा है। मेरा पास मुद्दा है। ओके सर। और ये कोर्स का बेसिस में हम अभी भी उम्मीद करता है शायद हमको कॉन्टेस्ट करने का नौबत तो नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि तो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो हम कुछ सिंपल से क्वेश्चन पूछेंगे, आपको जवाब देना है। ओके तो अगर आपको रैंक करना है लीडर्स का कि आपके हिसाब से कौन टॉप है, कौन लोएस्ट रैंक में आएगा आपके हिसाब से। ओके मैं कुछ लीडर का नाम लूँगा, जैसे कि मैं एग्जाम्पल राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, हेमंत विश्वास और पेमा खांडू। तो ये आपको रैंकिंग देना होगा टॉप ऑर्डर से, तो आप किसको देंगे सबसे टॉप में? एक्चुअली आप जो है वो लोग का जो पोजीशन है वो भी एक्चुअली में अलग अलग है। अलग अलग है ना, ऐसे लीडर। ऐसे लीडर हाँ कौन कौन था? मोदी जी था, पेमा खांडू साहब था, हेमंत विश्वास, केजरीवाल एंड राहुल गांधी। डिफिकल्ट हो गया सर। एक्चुअली बोलने से इसको ऑब्जेक्टिवली अगर देखा जाएगा तो प्रोस एंड कॉन से हर लीडर में ना, किसी कुछ चीज़ अच्छा है, कुछ चीज़ खराब है। लेकिन आपको एक एक वोट में देना है एकदम जवाब की टॉप में, ये मेरा सबसे बेस्ट लीडर ये होगा, अदरवाइज वी कैन स्किप द क्वेश्चन। फॉर मी ये सब लीडर में से हम तो बोलेगा अगर कोई नया चेंज लेके आया है, कोई नया ट्रेंड लेके आया है, आई वुड प्रिफर केजरीवाल नंबर वन। यस सेकेंड में एक तो था ये मोदी जी, राहुल गांधी, हेमंत बिश्वा शर्मा और पेमा खांडू। सेकेंड में क्या बोलेगा? आई थिंक सेकेंड में तो आई वुड प्रेफर राहुल गांधी एंड थर्ड में आई वुड कीप मोदी जी का फैन लोग तो बहुत गुस्सा करेगा। इवन पेमा खांडू सर भी है। थर्ड में आई विल कीप खांडू जी। ओके और फोर्थ एंड फिफ्थ ये दोनों में टफ कंपटीशन है। कौन पीछे में होना है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि मोदी जी को बहुत लोग पसंद करता है, बहुत लोग बोलता है कि स्ट्रॉन्ग लीडर है, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिवली देखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मुझे लगता है कि इन द लास्ट 12 years जो कंट्री का डेवास्टेशन हुआ है, आई थिंक इसको हम लोगों को अभी पता नहीं चलेगा। जब गवर्नमेंट चेंज होगा ना, तब पता चलेगा कि क्या क्या कारनामा किया था। तो फिर भी मैं बोलना तो नहीं चाहूँगा, ये हेमंत बिश्वा शर्मा सर और हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, एक्चुअली में आप हमको पूछना था प्राइम मिनिस्टर में से कौन से प्राइम मिनिस्टर सबसे अच्छा है, तो उसमें वो होना था। तो सबका अपना अपना पोजीशन रहा। तो नहीं ऐसे लीडर बोल रहे हैं, ऐसे लीडर आई वुड गिव, चलो मोदी जी को फोर्थ में रखता हूँ, हेमंत बिश्वा शर्मा वुड बी लास्ट। लेकिन आपने हमारे पीएम को फोर्थ में रखा है ना, हमारे सीएम को थर्ड में रखा, तो आपको अरुणाचल में रहना है सर, वो भी बीजेपी सेंटर का अंदर। तो जो बहुत डिमांड हो रहा था कि सीएम चेंज, रेजिग्नेशन, हर कोई मुद्दा में सीधा खड़ा होकर बोलता है कि सीएम चेंज होना है। अभी कोई थोड़ा सा मुद्दा, इवन आजकल तो ऐसा ट्रेंड हो गया कि गर्लफ्रेंड के साथ भी झगड़ा हो तो सीएम को चेंज करो, एम लाइक दैट, कि अभी कुछ भी गलती होने से मोदी की गलती है। तो अरुणाचल में भी ऐसा हो गया कि कुछ भी मुद्दा होने से सीएम चेंज करो। अगर सीएम को चेंज करना है तो नेक्स्ट फेस कौन है आपके लिए, नेक्स्ट चेहरा कौन है जो सीएम बन सकता है? ओके क्योंकि डिमांड है तो लोगों का डिमांड है तो चेहरा भी तो होगा। देखिए मेरा तो कोई पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है कि इसका जगह में ये होना है, उसका जगह में, मेरा कुछ भी ऐसा पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है। मैं तो बोलूँगा अगर लीडर को अगर आप एग्जामिन करना है या फिर उसका लीडरशिप को देखना है, तो आई वुड से कि उसका पॉलिसीज़ को आप सवाल करो, उसको आप खुद एनालाइज करो। तो पॉलिसी वाइज देखने से तो खांडू सर का पॉलिसी 50-50 है। कुछ चीज़ अच्छा है, कुछ चीज़ आई वुड कम्प्लीटली डिसएग्री। क्योंकि अरुणाचल में जो एक्चुअली में जो स्ट्रक्चरल चेंज जो लेके आना चाहिए वो, क्योंकि
पहले ज़माना का जो सीएम लोग था, जो भी इससे पहले जो प्रेडिसेसर था, शायद खांडू सर जैसा इतना एक्सपोजर मिला नहीं था उन लोगों को। और दूसरा बात ये है कि खांडू सर खुद एक एजुकेटेड चीफ मिनिस्टर है, ही इज़ वेरी यंग, और वो हम लोगों का दोनों का डायनामिक्स को समझता है। एक तो जो हम लोग से जो पुराना जनरेशन का, उन लोगों का भी वो पार्ट को समझता है, और अभी का जो यंग, जो अभी का प्रेजेंट जो जनरेशन है, उसका रिक्वायरमेंट्स को भी वो समझता है। दैट मीन्स खांडू सर इज़ एक्चुअली द आइडियल पर्सन टू होल्ड दैट पोस्ट, अगर इंडिविजुअली देखा जाएगा तो। लेकिन इसका पॉलिसीज़ को देखने से तो आई वुड से कि 50% टू सम एक्सटेंट कुछ कुछ जगह में अच्छा किया है, लेकिन 50% देयर इज अ सीरियस लैप्स, जहाँ में एक्चुअल स्ट्रक्चरल चेंज, जो रेडिकल चेंज होना चाहिए, ये खांडू सर का टेन्योर में तो इतना देखने को मिला नहीं है। तो अगर रेजिग्नेशन होता है तो चेहरा क्या है सर? क्वेश्चन इज दैट, चेहरा क्या है आपके सामने? कौन है एक चेहरा? ना आपकी नज़र में कोई नहीं है अभी तक? नहीं, देखिए ऐसा कोई चेहरा बोल के नहीं है। आई वुड से कि कोई भी आता है विद गुड पॉलिसी, अच्छा, और एक्चुअली में एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल चेंज कोई लेके आने का काबिलियत है, तो आई वुड गो विद दैट पर्सन। लेकिन जहाँ तक अभी उसका रिप्लेसमेंट का जगह, ऐसा तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल तो बोलना मुश्किल है अभी का डेट में, है ना। थैंक यू सर। और यही हमारे सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म होता है, पर चर्चा जारी रहेंगे ऐसे ही क्रिस्टल क्लियर विज़न वाले लोगों के साथ, जैसे सर तदंगनालोजी है, ऐसे लोगों के साथ हम आगे भी बहुत सारी सीरीज़ लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये सीरीज़ अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड अपने हमारे पॉडकास्ट को देखें, ताकि हम अरुणाचल को और बेहतरीन अरुणाचल बनाने में थोड़ा सा योगदान दे सके। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग, एंड आई होप कि सर आप 2000 कौन सा ईयर में आप उठने वाले हो सर? 29। हाँ, 29 में एक यंग एनर्जेटिक डायनामिक लीडर बनकर उभरे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।